Hello, 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 hello. Good morning, students. My name is Mayank Tiwari, and you are watching the Quantum Zone. Okay, so beta, this is the second part of the very important chapter of class 10, that is electricity part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले part 1 देख के आइए, and this is the second lecture of electricity, that is part 2. तब ये चीजें ज्यादा आपको समझ में आने वाली है. So let's start, beta. Okay, so first part of electricity हमने कवर कर लिया था कि चार्जेस क्या है, चार्जेस कैसे मूव करते हैं, ठीक है. और मोशन ऑफ चार्जेस को ही हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट. जैसे हमने बोला भाई, फ्लोइंग ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड करंट, फ्लोइंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट. सिमिलरली फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एज इलेक्ट्रिक करंट. बात समझ में आई क्या? ठीक है. ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी. और चार्जेस आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसके बाद हमने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें Q इज इक्वल टू एन होता है. जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें होने चाहिए, हाफ नहीं होते कभी. ये नॉर्मल इंटीजर या काउंटिंग नंबर्स पे रहते हैं हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म पे. बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है. अब उसके बाद सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अपन जो देखते हैं एक्चुअल में और जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें कितना फर्क है. ठीक है. जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इसको एक्चुअल में आपकी कॉपी में कैसे बने मिलेंगे? फोटो तो मिलेगी नहीं भाई, है ना, कि फोटो मिल जाए हम लोग देख देख के पहचान सके, हाँ सर ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस है. तो इनके कैसे ड्राइंग्स या कैसे दिखते हैं ये ऑन बुक, या फिर हमारे क्वेश्चन में कैसे दिख करके आएंगे, आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज बेटा रेजिस्टेंस, शेप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. भाई दिखते कैसे, पहले ये बारे में बात समझ लेते हैं, फिर एक एक बार डिटेल डिस्कशन करेंगे इनके बारे में भी कि ये कैसे कैसे यूज में आते हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब कैसे, अगर मैं रेजिस्टेंस की ड्राइंग बनाना चाहूं बेटा, तो रेजिस्टेंस आपके बुक में कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा. ठीक है. अगर ये कोई वायर होगी बेटा, तो ये वायर में हमारे पास कोई मोड इस टाइप से आपको दिख रहा होगा. ये क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास. क्या है? रेजिस्टेंस. दिस इज रेजिस्टेंस. ठीक है. तो रेजिस्टेंस की अगर आप ड्राइंग बनाना चाहोगे तो रेजिस्टेंस आपको इस टाइप से दिखेगा. ठीक है. दिस इज रेजिस्टेंस. ओके. अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल कैसा दिखता है अपने को? सेल इस फॉर्मेट में दिखता है. दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. बात समझ में आई? अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही क्या बोलते हैं बेटा? बैटरी. एक सेल हो, एक छोटा सा ड्यूरेसेल आप ले लो, उसको हम सेल बोलेंगे. बट तीन चार सेल अगर उसमें ऐड ऑन कर दो तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? बैटरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैटरी. तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. ये लो, बन गई बैटरी हमारे पास. ये इसके सिंबल्स हैं बेटा, जो आपको बुक में या आपके क्वेश्चन बैंक्स में आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे. और आपको बनाना भी होगा तो इसी फॉर्मेट में देख के पहचानना और बनाना भी होगा. ठीक है. इस टाइप से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं. कोई एक छोटा सा परमानेंटली आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और उसमें बोल देगा कि बेटा ये किसका डायग्राम है, आपको बताना है. ठीक है. रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, मीटर क्या है. ठीक है. रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है भाई? रियोस्टेट भी हमारे पास रेजिस्टेंस ही बढ़ाने की एक मशीन हम बोल सकते हैं. ठीक है. ये एक डिवाइस रहता है जिसमें हम क्या रहती है, वायर लपेटी रहती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हम ओम्स लॉ का जब एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अपने क्लास 10th में या प्रैक्टिकल लैब में किया होगा, तो रियोस्टेट को क्या करते हैं, जब शिफ्ट करते हैं तो लेंथ बढ़ती है. और क्या होता है, लेंथ बढ़ती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. क्या सारी चीजें होंगी अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. इसका सिंबल कुछ इस टाइप से रहता है. दिस इज रियोस्टेट. वोल्ट मीटर आपको कैसे देखने को मिलता है बेटा? ये है सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. टर्मिनल्स बने रहते हैं इसमें. एमीटर. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है मेरे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. ठीक है. बात करते हैं हम एमीटर की. एमीटर क्या मेजर करता है? करंट को मेजर करता है. क्या मेजर करता है? करंट को. नेट करंट, कि टोटल करंट कितना है किसी भी हमारे पास वायर में या किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो कौन मेजर करता है? एमीटर. ठीक है. और करंट की हम एसआई यूनिट नॉर्मल जानते हैं, एम्पियर में मेजर होता है मेरे भाई. बात समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं. तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या बनती है कि फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से कवर करिए, फिर सेकंड लेक्चर पे आइए आप. उसके बाद है वायर. वायर तो एज सिंपल किसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकती है. की क्या होता है? स्विच होता है मेरे भाई. क्या होता है? स्विच. अब हमारे यहां नॉर्मल सी स्विच आपको कैसे देखने को मिलती है? अगर ये हमारे पास कीबोर्ड रहता है, ठीक है मेरा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है, ये की होती है. ठीक है. ये ऑन ऑफ वाली. इसी की को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे भाई? ये है फॉर्मूला, फॉर्मेट ड्रॉ करने का. ठीक है. इसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट. अगर इसी की को मैं क्या कर दूं, ये वाला पॉइंट अगर मैं हटा देता हूं तो इसको हम बोल देते हैं ओपन सर्किट. मतलब की अभी बंद नहीं है. ठीक है. लाइट अभी चालू नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि हमने सर्किट ऑफ करके रखा है. सर्किट ऑन करना है तो ओपन सर्किट, ये हमारे पास क्या है? ओपन सर्किट है. मतलब करंट अभी इसमें फ्लो नहीं कर रहा होगा.
और इसमें अगर इस फॉर्मेट में बना देंगे ये हो गया क्लोज सर्किट, ठीक है। बल्ब का एग्जांपल है मेरे भाई, ये हमारे पास इस फॉर्मेट का क्या बनता है, बल्ब बनता है। और वायर क्रॉसिंग दो टाइप की रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको ओवरलैप नहीं कराना है, इसको उठा के ले जाना, तो ये हमारी वायर क्रॉसिंग होगी कि एक वायर नीचे से गई, एक वायर ऊपर से गई है, ठीक है। हालांकि वायर क्रॉसिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मेन फॉर्मूला या फॉर्मेट हमारे पास ये है, वो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। एक डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को मेजर करने के लिए भी होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो मेन डायग्राम बनता है वो इस फॉर्मेट का बनता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में तो एक्चुअल में नहीं है, बट कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है। सीबीएसई के नॉर्म्स में तो गैल्वेनोमीटर का, हालांकि एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट ठीक है, पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप को दिखता है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक कितना डिस्कस किया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस वो है जो करंट के फ्लो को क्या कर देता है, घटा देता है, धीमा कर देता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली हमारा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या। दूसरी बात है हमारे पास सेल, ये सेल का डायग्राम है। बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। रियोस्टेट, रियोस्टेट भी एक डिवाइस होता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा होगा रियोस्टेट के बारे में कि रियोस्टेट क्या कर देता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक। घटाता नहीं है, रियोस्टेट को अगर आप मूव करोगे तो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली आपका बढ़ता ही रहता है। इसके बारे में जब ओम्स लॉ जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है वोल्ट मीटर बेटा। वोल्ट मीटर क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, पहले लेक्चर में समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, बैटरी, क्या, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी कितने वोल्ट की है हमारे पास, वो ये वोल्ट मीटर मेजर करता है, ठीक है। एमीटर करंट मेजर करेगा, ये वायर हो गई, ये की हो गई, ये बल्ब हो गया, ये वायर क्रॉसिंग हो गई, और लास्ट में गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये तो नॉर्मल इन जनरल डायग्राम्स जो कि एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ओके, द मेन पार्ट ऑफ दिस, या मैं बोल सकता हूं कि क्लास 10th इवन क्लास 12th के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कोर पार्ट होता है बेटा वो है ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ है क्या, आइए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इन डिटेल बात करेंगे हम। ओम्स लॉ बोलता है बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोला आपने सर V क्या है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब क्या, करंट, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वायर है बेटा, अगर ये वायर है, ठीक है, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को, जैसे इसकी लेंथ, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी चौड़ाई मोटाई, जो इसकी क्रॉस सेक्शन से पतला है, थोड़ा मोटा वायर भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मटेरियल या इसका टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सर किसी भी एक वायर में आप उसकी लेंथ को ना बढ़ाओ, पकड़ खींच के लेंथ ना बढ़ा दो, या उस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होती है मोटाई बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया से पतला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर की अभी क्या है, पतली छोटी है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गई, अब क्रॉस सेक्शन एरिया और बढ़ गई। बात समझ में आ रही है क्या, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है, ये होती है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अगर मैं बना के समझाना चाहूं आपको, तो अगर ये वायर है बेटा तो ये वाला पार्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया ना जाए, घटाया ना जाए, मतलब इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को और क्या, टेम्परेचर को ना चेंज किया जाए, तो उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितनी बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या बढ़ेगा मेरे भाई, करंट बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या, मतलब आप जितनी ज्यादा बैटरी ऐड ऑन करते जाओगे इसमें क्या, उसी के प्रोपोर्शनलिटी में क्या बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा सर्किट में हमारे पास। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। यही था हमारे पास ओम्स लॉ कि अगर किसी भी वायर के फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक इट्स लेंथ, its cross section area and its temperature remain unchanged, so the applied potential difference is directly proportional to the current। बात समझ में आ रही है, ये ओम्स लॉ है हमारे पास। अच्छा भाई, अगर हमने क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस काम का है कि काम का नहीं है, वो आपके टीचर बताते हैं। अभी के लिए तो टीचर बताएंगे, बाद में जब आप क्लास 11 पढ़ लोगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें फिर आपको पता चल जाए कि हाँ ये रेजिस्टेंस काम का रहता है और ये काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू का सिंबल लगेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास बेटा कांस्टेंट निकल के आता है वो है आर, और यही आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। यही आर क्या है, रेजिस्टेंस।
तो ओम ने क्या बताया कि आप जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाओगे उतना ही ज्यादा करंट बढ़ेगा। अब लोग यही नहीं समझ पाते सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या। अरे मेरे भाई बैटरी, आपके लिए क्लास 10th के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, बैटरी, ये सब में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में जब हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, क्लास 12th में जाएंगे, तो इन सबके बीच में भी छोटा 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 डिफरेंस देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। बट अभी के लिए क्लास 10th में हो आप, तो आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही वोल्टेज है, वही करंट है, और वही हमारे पास क्या है, बैटरी। तो बैटरी बोल दिया जाए या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया जाए, तो घबराना नहीं है, दोनों ही चीजें क्या है बेटा, अभी आपके लिए सेम है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब जैसे ओम ने, ये हमारे पास लॉ आ गया था, दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें से जो एक हमारे पास, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है मेरे भाई, तो क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस निकल के आता है। वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा वर्क करेगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। आपने बोला सर अभी भी समझ में नहीं आया ओम्स लॉ क्या है। मैंने बोला बेटा कि आप क्या करो, आपने ली 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और उसमें मेजर किया करंट, 5 वोल्ट की बैटरी, और एक कोई सर्किट ले लिया जिसमें आपका करंट फॉर एग्जांपल मेजर करके आया 1 एम्पियर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा अब अगर इसमें आप थोड़ा सा एक और बैटरी ऐड कर दो 5 वोल्ट की, तो आपने बोला सर 10 वोल्ट की बैटरी होगी, तो अब करंट कितना होगा, उसी के प्रोपोर्शनेट या उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में करंट क्या होगा, बढ़ेगा, 2 एम्पियर हो जाएगा करंट। मैंने बोला 15 एम्पियर की बैटरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा करंट, 3 एम्पियर हो जाएगा। मैंने कहा 20 वोल्ट की बैटरी ऐड कर देंगे सेम सर्किट में तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। यही ओम ने बताया था, कुछ ज्यादा थोड़ी बोला था। बात समझ में आई क्या, कि भाई बैटरी लगाते जाओ आप, तो उसी के प्रोपोर्शनलिटी में करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सिंपल सा, क्लियर। ठीक है, ओके, तो इसमें एक छोटा सा टर्म निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेन बच्चे क्या समझते हैं, अब इस रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट बोली जाए कि सर इस रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस का मतलब तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था, सेकंड में भी बताना, जो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस, जो करंट को फ्लो नहीं होने देता। बात समझ में आ रही है क्या, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया मेरे भाई, या और अच्छे से बड़ा सा बनाना चाहे तो ये हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, आई जो करंट है हमारे पास वो इस फॉर्मेट में आता है, और यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है, या जो आई की जो स्पीड होती है, आई की क्या, करंट की जो स्पीड होती है वो घट जाती है। तो करंट की जब स्पीड कम हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या कर देता है, करंट की स्पीड को कम कर देता है। मतलब क्या, करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता। ये वैसा ही है जैसा स्पीड ब्रेकर काम करता है। आप बढ़िया एकदम क्लीन रोड पे 500 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो, ये आपकी बढ़िया बाइक है, ठीक है, बाइक चलाते हुए आ रहे हो, सामने स्पीड ब्रेकर मिल गया, क्या करोगे, स्पीड और बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो उड़ नहीं जाओगे मेरे भाई, तो क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, स्पीड को कम करना पड़ेगा। सेम कंडीशन रेजिस्टेंस करता है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कैसा वर्क करता है, एज अ स्पीड ब्रेकर, कि उसको अच्छे से फ्लो नहीं होने देता। वो बात समझ में आई क्या। तो ओम्स लॉ में हमारे पास जो रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट निकल के आता है मेरे भाई, वो है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट होती है ओम, जिसको हम ये सिंबल से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये है ओम का सिंबल। रेजिस्टेंस अगर आपने डिस्कवर किया होता तो आप अपना नाम लगा देते, मैंने डिस्कवर किया होता तो मयंक तिवारी, तो मैं नाम लिख देता तिवारी है ये भाई। बात समझ में आई क्या। ओम ने डिस्कवर किया तो ओम ने बोला कि भाई मैंने डिस्कवर किया तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मेरे नाम पे होनी चाहिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, जिसको इस फॉर्मेट से लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर गेम खेला होगा, ठीक है, तो आपने ये वाला सिंबल शायद पहचान लिया होगा। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर गेम में ये वाला सिंबल ऑक्टोपस की टाइप का दिखता रहता है। ठीक है, ये सेम सिंबल रहता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट कि रेजिस्टेंस यहां से निकल के आया। ठीक है, अब मेन पार्ट होता है कि बच्चे समझते हैं कि सर जी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर है, ठीक है, हमने देखा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो लोग बोलते हैं कि सर ये R की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें यहां से तो हम बोल सकते हैं V अपॉन आई। क्या बोलेंगे, V अपॉन आई। तो क्वेश्चन बनता है सर क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने रेजिस्टेंस का ये बताया। मैंने, अगर आपने क्लास 9th भी मेरे से पढ़ी होगी तो क्लास 9th में हमेशा से मैं बताता आ रहा हूं कि जो चीज जिससे भी ओरिजिनेट होती है वो उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती। मैंने क्या बोला कि जो चीज जिससे ओरिजिनेट होती है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकला है, तो ओम्स लॉ में V और I पे ये डिपेंड, V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि R यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या आया है, कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट इन दोनों पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन ये बनता है सर जी रेजिस्टेंस पे डिपेंड किस पे करता है। आइए बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस।
कि भाई रेजिस्टेंस अगर V पे पोटेंशियल डिफरेंस या I पे करंट पे डिपेंड नहीं करता तो करता किस पे है? तो मैंने बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा लेंथ, पहला पार्ट। मैंने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मत पढ़ लेना इसको, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीजों के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आपने बोला सर ये लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, थोड़ा समझाइए। मैंने बोला कि लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। अगर कोई वायर है मेरे भाई, अगर मैं मान के चलता हूं, अगर मैं एक वायर लेता हूं, ये एक वायर है पार्ट ए, और इसी वायर को मैं इस फॉर्मेट में घुमा करके, ये सेम वायर चल रही मेरे भाई, ये ठीक है, यहां से करंट आई एंटर कर रहा है, यहां से आई करंट बाहर आ रहा है। इसकी लेंथ अगर मैं बात करके चलूं तो 2 मीटर है, इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है। तो मुझे बताइए लेंथ किसकी ज्यादा? आपने बोला सर क्रॉस सेक्शन एरिया सारी चीजें सेम है, ये छोटा है और ये 20 मीटर, मतलब उससे जस्ट 10 टाइम्स ज्यादा लंबी वायर है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे वायर की, आप जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे, जैसे छोटी वायर है, इसकी अगर खींच करके, इसकी जितनी ज्यादा आप लेंथ खींच करके बढ़ाओ, नॉर्मल वायर लगाते जाओ, जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता, सर चलिए ठीक है आपने रटा दिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में बढ़ क्यों रहा है रेजिस्टेंस? मेन बात तो ये है, ठीक है। या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास तो आप बताइए। तो मैंने बोला कि बेटा आप अगर आपके घर में छोटा सा भी कोई मोबाइल फोन होगा, ठीक है, जैसे नोकिया 3310 वगैरह हो गया, या कोई भी फोन है, ठीक है, उसकी जो नॉर्मल, एक्चुअल में जो नॉर्मल वायर है, मान लो अगर नोकिया 3310 आपकी जो आप लोगों के मोबाइल है, उसका पुराना वाला मोबाइल, उसकी वायर इतनी छोटी सी, ठीक है, आप क्या करना, उस चार्जर की वायर को लंबी कर देना, मतलब काट करके एक और वायर ऐड कर देना, उसको बहुत ज्यादा लंबी कर देना, एक्सटेंड कर देना, एकदम खूब लंबी, इतना जितना हो सके उतना लंबी वायर कर देना। अगर शुरू में आपका मोबाइल मेरे भाई 1 घंटे में चार्ज होता होगा और आपने वायर को लंबा कर दिया, मतलब जो आपका चार्जर की वायर थी, अडॉप्टर की जो वायर थी, उसको लंबा कर दिया आपने, अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कि आपका मोबाइल 1 घंटे से ज्यादा, मतलब 2 से 3 घंटे में चार्ज हो रहा है। तो इससे ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब मोबाइल आपका देर में चार्ज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि लेंथ आपने बढ़ाया, आपने और कुछ नहीं बढ़ाया, आपने सिर्फ लेंथ बढ़ा दी। लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है आइए इन डिटेल में अगर और समझना है आपको, तो इसी के अंदर थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे अगर मान लो ये वायर है, ठीक है, वायर के अंदर क्या होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोला जाता है? करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्लो कौन कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराता है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराता है? ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, अभी भी समझना चाहते हो देखो, ये जो बैटरी होती है ना मेरे भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से क्या होते हैं? पुश होते हैं। बैटरी के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन्स का अपना अलग से ही क्या होता है? एक्सेस होता है, मतलब ये लोग अपने पहले से बैटरी जो रहती है ना, वो इलेक्ट्रॉन सेव करके रखती है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में रिलीज भी करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, नेगेटिव टर्मिनल होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे भाई, जो पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे भाई, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और इसके जो फेलो इलेक्ट्रॉन्स और जो निकलेंगे, वो भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो ये किधर मूव कर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अट्रैक्ट भी हो रहा होगा। बात समझ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बात समझ में आई क्या? हाँ। तो आपने बोला सर लेंथ बढ़ाने से आप समझाइए कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा। मैंने बोला देख भाई, इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कैसे फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से धक्का मार रहा है, और खुद के इसके जो फेलो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दूसरे को क्या मार रहे हैं? धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा इनमें धक्का होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, मान के चलिए छोटी सी वायर थी, इसमें धक्का सिर्फ यहां से लेके यहां तक लगा था, ठीक है, तो जितनी छोटी वायर होगी उतना कम धक्का लगेगा, उतना कम धक्का लगेगा, और कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा मेरे भाई तो हीट कम जनरेट होगी। यही कोलिजन से क्या जनरेट होती है? हीट। और यही हीट क्या कॉज करती है? रेजिस्टेंस कॉज करती है। बात समझ में आई क्या? तो इलेक्ट्रॉन 2 मीटर की वायर में कम आपस में लड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन
2 मीटर की वायर में क्या करेंगे, कम लड़ेंगे और कम एनर्जी लूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस कम कॉज होगा। लेकिन यही 20 मीटर की वायर में क्या होगा मेरे भाई, यहीं पे 20 मीटर की वायर में क्या होगा, यही 20 मीटर की वायर में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक लड़ते रहेंगे, बहुत देर तक और बहुत दूर तक आपस में क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, जितना ज्यादा कोलिजन करेंगे, उतनी ही ज्यादा हीट डेवलप होगी और उसी इंड्यूस्ड हीट को हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस। तो अब बात समझ में आई कि जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसी के प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। दूसरा पार्ट है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के? कि आप क्या बोल रहे हो सर कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल यही बात है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये एक वायर है, ए नंबर वायर है, ये दूसरी वायर है, बी नंबर वायर है। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से इजीली पास कर जाएंगे? वीडियो में पॉज करिए और बताइए इलेक्ट्रॉन किस वायर से इजीली पास कर जाएंगे। तो आप सिंपल से बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन बी वायर से ज्यादा इजीली पास करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा स्पेस है। यहां के अगर इलेक्ट्रॉन में बात करूं, अगर मैं यहां के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पास पास में, यहां के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पास पास में, आपस में एक दूसरे को ज्यादा धक्का देंगे, आपस में ज्यादा कोलिजन होगा। जितना कोलिजन होगा उतनी ज्यादा हीट होगी और अच्छे से लोग पास आउट भी नहीं कर पाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही? उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कुछ इस फॉर्मेट में, देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर स्पेस है फ्लो करने का। तो पहली वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस कॉज होगा कि दूसरी में? तो आप बोलोगे सर पहली वाली वायर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास पास में है, इनके बीच में ज्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा, और ज्यादा कोलिजन ज्यादा हीट कॉज करेगी, और यही इंड्यूस्ड हीट क्या कॉज कर रही है, रेजिस्टेंस। इसी हीट से क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस कॉज होता है। बात समझ में आई क्या? दूसरा पार्ट है सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में कम टकराएंगे, कम लड़ेंगे, और जो बैटरी की टर्मिनल है आपने जो प्रोवाइड की है, ये जो टर्मिनल आपने दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली इस कंडीशन में क्या कर पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे। अच्छा, किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन का सर जो फ्लो होता है, मैंने भी पहले लेक्चर में आपको समझाया था, फिर बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है मेरे भाई। कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। बट हम लोग किसके लिए मानते हैं, इस डायरेक्शन के लिए कभी मानेंगे क्या? ये एक्चुअल डायरेक्शन होती है, एक्चुअल डायरेक्शन। हम लोग कभी भी एक्चुअल डायरेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं करते, हम हमेशा किसके लिए करते हैं, एज्यूम्ड डायरेक्शन की, एज्यूम्ड डायरेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, वो कहां से कहां फ्लो करते हैं, एक्चुअली में नेगेटिव टर्मिनल से पुश होते हैं और जहां जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको और अच्छे समझना है तो पहला वाला लेक्चर देख के आइए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर मैं क्लास 12 का हूं, मैं क्लास 12 पढ़ चुका हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, बट क्लास 12 में हमारे टीचर ने पढ़ाया कि नहीं नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव भी मूव करते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में, सेमीकंडक्टर की कंडीशन में। ठीक है, जब हमारे पास एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं ना मेरे भाई, होल्स रहते हैं और हमारे पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है। वो क्लास 12 की बात अलग है, वहां पे सिचुएशनशिप अलग रहती है, वहां पे इन डिटेल बात करते हैं। बट क्लास 10 के लिए अभी क्या समझना है, ये हमारे पास एज्यूम्ड डायरेक्शन और ये है एक्चुअल डायरेक्शन, जिसके लिए हम कभी पढ़ाई नहीं करते, हमेशा एक्चुअल एज्यूम डायरेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। बट इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल से पुश होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आपस में टकराएंगे तो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, भीड़ ज्यादा है। सर यहाँ पे एरिया ज्यादा है, भीड़ थोड़ा कम हो गई है, अब इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ा दीजिए रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो रेजिस्टेंस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? ओके, देखो बेटा
एक लाइन में इस चीज को मैं रटा सकता था और बोल सकता था कि ये ऐसे ऐसी चीजें रट लो, काम खत्म। बट ऐसा नहीं, जब तक फिजिक्स फील ना हो तब तक मजा नहीं आता, ठीक है, कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर बढ़ क्यों रहा है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर घट क्यों रहा है, तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है, तभी केस स्टडी समझ में आएगी और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आइए समझते हैं कुछ फैक्ट। अच्छा, अब आपने बोला सर रेजिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अगर मैं इसको निकाल के रखना चाहूं तो फिर से आप कंडीशन वही है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो इसमें कांस्टेंट आता है बेटा ये रो, क्या आता है, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। अब इस रो का एक्चुअल नाम क्या है, इस रो का एक्चुअल नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं मेरे भाई, बात समझ में आई। फिर से वही वाली कंडीशन है, सर क्या ये रो इस एल पे क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मैंने बोला नहीं करती। क्यों, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट आई है, जो चीज जिससे ओरिजिनेट होती है उस पर डिपेंड नहीं करती, ये रेजिस्टेंस से ओरिजिनेट हुई तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती तो एक्चुअल में डिपेंड करेगी किस पे, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है भाई नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल या तो टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये रो, ठीक है। अब किसी ने बोला सर इस रो की एसआई यूनिट बता दिया, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट तो आपने बताई ओम होती है, क्या होती है, ओम, तो इसकी क्या होती है, तो मैंने बोला रुक जाइए, अगर इस रो के लिए मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये रो इधर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इधर इससे इंटू होगा, एल लेंथ अगर इससे इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मैं इसको आर इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मैंने बोला एक बार सबकी एसआई यूनिट लिख दो भाई, तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और रो की जो एसआई यूनिट निकल के आएगी मेरे भाई वो आएगी ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो होती है ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। क्लियर, कोई भी चीज रटना नहीं, हर चीज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजों को देखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए बात करते हैं अब रो के बारे में कि ये एक्चुअल में रो है क्या। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो कि नेचर ऑफ मटेरियल या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आपने बोला सर नेचर ऑफ मटेरियल क्या मतलब होता है, मैंने बोला नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है मेरे भाई, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या, कि मटेरियल कैसा है, अच्छा है, गंदा है, शालीन है, ये फॉर्मेट नहीं। नेचर ऑफ मटेरियल क्या मतलब है कि सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल बताइए, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अब आपने बोला सर कंडक्टर मतलब क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को इजीली वेलकम करते हैं, क्या करते हैं, इजीली वेलकम करते हैं। इंसुलेटर क्या है, जो करंट को एकदम पास होने ही नहीं देते। करंट क्या है, इंसुलेटर क्या है, करंट को पास नहीं करता, और कंडक्टर क्या है, वेलकम करता है कि बिल्कुल बिल्कुल पास हो जाइए करंट भाई, आइए पास हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये सिमिलर कंडीशन है कि हाईवे पे जब कोई भी चेकिंग नहीं लगी हुई है, कोई चेकिंग नहीं लगी हुई, आप बढ़िया फुल स्पीड से गाड़ी निकाल रहे हो हाईवे से, ठीक है, बट वहीं पे अगर कर्फ्यू लग गया है हमारे पास या धारा 144 लग गई है हमारे पास, जिस कंडीशन में कोई भी साथ में नहीं निकल सकता, या फिर जैसे कि महाकुंभ में अभी हुआ था, किसी को भी जाने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी महाकुंभ में देखा था, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई तो किसी को निकलने भी नहीं दे रहे थे। प्रयागराज रूट पकड़ना मतलब ये है कि 3-4 दिन का आपका मतलब है, 2-3 घंटे का रास्ता कम से कम 2 दिन में कॉज होगा, और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी भी हो गई, तो वहां पे पुलिस ने क्या लगाया, नाका प्रॉपर रोड ब्लॉक कर दी थी। तो इंसुलेटर कैसे होते हैं, प्रॉपर रोड ब्लॉकर होते हैं जो करंट को पास नहीं करते हैं, बट कंडक्टर क्या होते हैं, वेलकम करते हैं कि बिल्कुल जाइए आप, ठीक है, जब कोई भी चेकिंग नहीं लगी हो तो आप वेलकम है, आप जा सकते हैं प्रयागराज इस टाइम पे, बट अगर इंसुलेटर मतलब प्रॉपर अगर नाकाबंदी लगी हुई तो वहां से आप नहीं जा सकते। तो इंसुलेटर वो डिवाइसेस होते हैं बेटा जो कि करंट को पास नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वुड,
जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी में अगर आप चाहोगे, अगर मैं एक वुड ले लेता हूं, लकड़ी ले लेता हूं, उसमें मैं अगर बैटरी वगैरह भी कुछ भी चीज ऐड कर दूं, ड्राई वुड की बात कर रहा हूं, वेट वुड की बात नहीं कर रहा, मैं ड्राई वुड की बात कर रहा हूं। ड्राई वुड अगर मैं ले लूं, ये लकड़ी या लॉग ले लूं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या करंट फ्लो इस कंडीशन में नहीं करेगा। बात समझ में आई? करंट इस कंडीशन में फ्लो कर ही नहीं सकता। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। बट एक्चुअली में अपने को पता है करंट कहां से कहां फ्लो करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। क्योंकि करंट मतलब क्या? फ्लोइंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट मतलब क्या मेरे भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, बट एक्चुअल जो डायरेक्शन जो हम लोग हमेशा पढ़ने वाले हैं, वो कभी भी एक्चुअल डायरेक्शन के लिए, मतलब ये वाली एक्चुअल डायरेक्शन के लिए कभी नहीं पढ़ते। हमेशा किसके लिए पढ़ते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए पढ़ते हैं। बात समझ में आई क्या? उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी रहता है। वो सारी चीजें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं क्लास 12 का कोई लेक्चर अगर लेके आता हूं तो। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ड्राई वुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये इंसुलेटर है। और जितने भी मेटल्स होते हैं, इन जनरल जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट एज गुड एज मेटल्स। ठीक है, बट नॉन मेटल थोड़े बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और बहुत सारे नॉन मेटल तो करते भी नहीं है। बहुत सारे हमारे पास जैसे मेटल एंड नॉन मेटल वाले, आपने केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन से ही बनता है। हमारे पास कार्बन के 3 एलिमेंट अपने को देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलता है भाई? कार्बन से एक्चुअल में तो कोल है हमारे पास, कार्बन मतलब वही उसका मेन एलिमेंट हो गया। दूसरा है हमारे पास ग्रेफाइट, तीसरा है हमारे पास डायमंड, चौथा भी होता है बकमिंस्टर फुलेरिन C60 जो कि बास्केटबॉल फुटबॉल शेप का दिखता है। वो सारी चीजें अपने को नहीं देखनी, बट इससे एक एक्सेप्शन समझ में आता है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स और मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स। तो हम कंडक्टर वाले लाइन पे बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास होता है मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए समझते हैं इसके कहानी के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब समझ गए क्या आप? कंडक्टर या इंसुलेटर कैसा है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। क्या मटेरियल क्या ले रहे हो? सेमी कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, इंसुलेटर है। कंडक्टर मतलब बहुत अच्छे से पास करेगा, सेमी कंडक्टर मतलब पास होने भी देगा, नहीं भी होने देगा, कुछ अमाउंट में, छोटा लिटिल अमाउंट में करंट फ्लो होने देगा। इंसुलेटर एकदम नहीं होने देगा। तो मटेरियल आपने क्या लिया है, उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, और हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल बेसिकली 3 वायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है नाइक्रोम। सबसे पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हैं, और साथ में ये 3 चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है, पहला वायर है नाइक्रोम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है हमारे पास कॉपर। ठीक है, नाइक्रोम, टंगस्टन एंड कॉपर, इन तीनों के नेचर के बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या। आइए थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या और चीजें कैसे फ्लो करती हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई। ये है मेटल। क्या है? मेटल। मेटल आर द जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? देखो हमारे पास 2 बैंड होते हैं मेरे भाई, एक होता है नॉर्मल बैंड, एक ये वाला होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इन दोनों के गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, अगर इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है तो सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो अपने को? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी में नॉर्मल इन जनरल से पढ़ा के खत्म कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट रटा दूं मैं। जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मजा नहीं आने वाला। ध्यान से देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। देखो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या होते हैं? 90% या 99% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा ही नॉर्मल बैंड में होते हैं। किस में होते हैं? नॉर्मल बैंड में होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैंड वाले इलेक्ट्रॉन मतलब सुस्त इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग अपने लिविंग एरिया, लिविंग रूम या हाउस पे, घर पे पड़े हुए हो। ठीक है, अब अगर इनको बाहर से किसी भी फॉर्मेट में हल्की सी भी एनर्जी मिल गई ना, एनर्जी मतलब किस फॉर्मेट में हो सकती है वो? या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो आप, ठीक है, या तो सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है।
आपने बोला सर सनलाइट में कहाँ एनर्जी? अरे सनलाइट में AgCl या AgBr वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, आइंस्टाइन थ्योरीज पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि जो सन के लाइट रेज होती हैं वो दो डुअल नेचर शो करती हैं। कौन कौन सा? वेव नेचर शो करती है और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? पार्टिकल नेचर शो करने का मतलब होता है कि उनमें लाइट के मतलब लाइट में भी पार्टिकल्स हैं। किस फॉर्मेट में? फोटॉन्स के फॉर्मेट में। तो फोटॉन्स मतलब एनर्जी पैकेट। लाइट आएगी, एनर्जी पैकेट देगी, इनको फोटोन देगी, एनर्जी ये लोग लेंगे और एनर्जी लेके तुरंत कहां जंप कर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही एनर्जी लेकर के कहां जंप कर जाता है? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोला गया है। नॉर्मल बैंड में आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स पता हो, पढ़े हो, मेरे से कोई मतलब नहीं। नॉर्मल बैंड यानी सुस्त इलेक्ट्रॉन जो मेरे किसी काम के नहीं है। बात समझ में आई क्या? नॉर्मल बैंड के इलेक्ट्रॉन मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन, मतलब ही नहीं मुझे। नॉर्मल बैंड से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, उसके बाद ही वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये होता है कुछ मेटल्स का सिनेरियो। अगर मैं यहीं पे अब लाइन बना के आपको समझाना चाहूं नॉन मेटल्स का, ये हमारे पास मेटल्स का सिनेरियो हुआ। बात समझ में आई क्या? अगर मैं यहीं पे सेमी कंडक्टर का, ये कंडक्टर हो गया, मेटल्स बोल दीजिए या कंडक्टर बोलिए, ये कंडक्टर्स का सिनेरियो है। अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं तो ये है हमारे पास बेटा सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ये हमारे पास है नॉर्मल बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन सोते रहते हैं और ओरिजिनली यहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों का जो गैप देख पा रहे होगे, मेटल से गैप ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है मेरे भाई? इस कंडीशन में होगा क्या? इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी, मतलब अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत एनर्जी भी लेंगे ना, एनर्जी किस फॉर्म में? हीट, पोटेंशियल डिफरेंस या सनलाइट या कुछ भी किसी फॉर्मेट में एनर्जी ले लें, ठीक है। अगर वो बाहर से एनर्जी लेते भी है ना तो थोड़ा कम फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होने के चलते इलेक्ट्रॉन जंप तो करते हैं मेरे भाई, लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल में जंप कर जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स, एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में एनर्जी गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत एनर्जी लेकर के जंप कर जाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से जंप नहीं कर पाते, मतलब लिटिल थोड़ा कम अमाउंट में जंप करते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इसके पास थोड़ा कम है, इसलिए करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देता। या इसमें इजीली फ्लो मतलब करंट का फ्लो बहुत ज्यादा इजीली देखा नहीं जा पाता है। बात समझ में? मतलब फ्लो तो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, फ्लो तो करेगा, लेकिन एज कंपेयर टू मेटल उतने अच्छे से फ्लो नहीं करवाता ये सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई क्या? यहीं पे अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, यहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं? इंसुलेटर्स की बात करूं मेरे भाई, तो ये है कुछ इंसुलेटर का सीन हमारे पास। ये है कुछ इंसुलेटर का सीन कि ये हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास नॉर्मल बैंड, ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है मेरे भाई। अब क्या लकड़ी है क्या? वुड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं? एटम है, एटम में सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? है इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्लो नहीं कर रहा है? रीजन सामने, क्योंकि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले भी लेंगे बाहर से ना, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी ले भी लेंगे बेटा तो उतना ज्यादा जंप ही नहीं कर पाएंगे ये कि यहां पे आ सके। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप इतना ज्यादा होने के चलते इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी। तो ये है कंडीशन हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इन द केस ऑफ कंडक्टर, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन द केस ऑफ व्हाट? इंसुलेटर। ये है केस इंसुलेटर का। बात समझ में आई क्या? क्लियर? आइए अपने मेन स्लाइड पे चलते हैं वापस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आया? होप तो चीजें यहां क्लियर हुई होंगी। नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, किसका? नाइक्रोम का वायर। अच्छा, अब थोड़ा सा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर के बारे में समझ लेते हैं। आपकी क्लास में भी जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर कोई किसी को पीट देता है, एनर्जी दे देता है, पीटना मतलब क्या? एनर्जी दे देना। तो आपने लोगों का नेचर देखा होगा। नेचर क्या होता है? जैसे अगर किसी को मार दोगे तो एकदम वो गुस्से में हो जाता है, एकदम सिर्फ देखता रहेगा, आज तो इसको बाहर मिलेगा तो बताऊंगा, एक्शन नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा। तो कुछ लोग गुस्से से देखते हैं,
किसी को आप मार दिए, दूसरा कंडीशन होती है कि नाचने लगता है वहीं पे। किसी को गलती से हाथ पैर लग जाए, किसी बच्चे को आपने मार दिया, अपने फेलो फ्रेंड्स को अगर गलती से आपने मार दिया तो क्या करता है, रोने लग जाता है, नाच जाता है एकदम वहीं पे। बात समझ में आ रही है? वो इसका नेचर है। एक और नेचर आपको देखने को मिलता है कि जो तुरंत एक्शन करने लगता है। क्या करता है? एक्शन कर देता है, कि उसको हाथ लगा नहीं, सीधे एकदम तैयार ही रहता है कि भाई हाथ कैसे लगा दिया तेरा भाई ने, असला हम भी रखते हैं पहलवान। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये वाले कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो रियल लाइफ में अगर ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, तो वायर्स में भी ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। जो आपका बेटा टंगस्टन का वायर होता है ना, इसको अगर आप एनर्जी देते हो, आई करंट देते हो, तो ये पता है क्या करता है? ये आपको लाइट एनर्जी देता है। टंगस्टन का जो पुराने जमाने वाला, आपको ये वाला बल्ब अगर याद हो बेटा, अगर आपको ये वाले बल्ब याद होंगे, अरे क्या ही डायग्राम है। अगर आपको पुराने जमाने वाले मेरे भाई, अगर आपको ये वाले बल्ब याद होंगे, ठीक है, ये बल्ब में ऐसे ऐसे कैसे ये टंगस्टन का वायर लगाया जाता है, ये टंगस्टन वायर हो गया, और इसी में कोई सी एक इनर्ट गैस भरी जाती है जो कि रिएक्ट ना करे, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या सर्किट बनता था, हम इस पे करंट फ्लो करा देते थे, करंट फ्लो करा देंगे और ये वायर जल जाएगा। तो कहने का मतलब, जब भी आप एनर्जी दोगे किसी को, तो वो अलग अलग नेचर शो करता है। तो टंगस्टन कैसा नेचर शो करेगा मेरे भाई? लाइट एनर्जी देता है, जल जाता है, वो जलने लगता है। लाइट के साथ लिटिल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में क्या ये देता है हमारे पास? हीट एनर्जी भी देता है। लिटिल अमाउंट में हीट एनर्जी भी देगा। और बेसिकली जब किसी के बीच में कोलिजन होता है ना, तो हीट लाइट एंड साउंड देते हैं, बट ठीक है, लाइट और हीट देता है, ठीक है। नाइक्रोम के वायर को अगर आप आई करंट दोगे, नाइक्रोम के वायर को अगर आप एनर्जी दोगे मेरे भाई, नाइक्रोम के वायर को अगर आप एनर्जी दे दिए ना गलती से, तो ये क्या करेगा? एनर्जी लेगा और क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? सीधे और सीधे हीट में। आप अगर थोड़ा पुराने घरों में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने का इस कंडीशन का हीटर, जिसपे पहले खाना बनता था, इसमें जो वायर लगाई जाती थी, ये हीटर रहता था, ठीक है, इस टाइप का हीटर रहता था। इसमें कॉइल्स इस फॉर्मेट में लगी रहती थी, नाइक्रोम की कॉइल्स लगी रहती थी। तो ये क्या प्रोवाइड करता था? आपने बोला सर हमने इसको देखा था, ये हीट एनर्जी बहुत देता था, मतलब हम इसको एनर्जी देते थे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका नेचर क्या है? बाय नेचर ये क्या करता है? ये सिर्फ देखता नहीं है, ना टंगस्टन को एनर्जी दोगे तो देखेगा, एकदम गुस्सा आ जाएगा, लालम लाल हो जाएगा, ठीक है, वो लाइट एनर्जी इमिट करता है। नाइक्रोम क्या करेगा? लालम लाल भी होगा और साथ में एनर्जी, मतलब एक्शन पे भी उतर आता है, जैसे लड़के एक्शन पे उतर आते हैं। बात समझ में आई? तो ये हीट एनर्जी इमिट करता है। क्या इमिट करता है? हीट। और छोटे लिटिल बिट अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में क्या लाइट एनर्जी भी देता है। लास्ट बात करते हैं कॉपर की। सर कॉपर का क्या मतलब होता है? आप फैंस देखते हो ना, जो घर में पंखे लगे हुए हैं, पंखे को कभी खोल के अंदर देखोगे तो इस टाइप से कॉपर की वाइंडिंग की रहती है। क्या रहती है मेरे भाई? इस टाइप से कॉपर की वाइंडिंग की रहती है। कॉपर, जब कॉपर को आई करंट मिलता है ना, जब कॉपर को करंट मिलता है तो नाचने लगता है, डांस करने लगता है, मतलब एक्शन करता है। कॉपर क्या काम करता है? सीधे एक्शन। तो नेचर ऑफ मटेरियल का होप सो मतलब आपको समझ में आया होगा कि नाइक्रोम को अगर आप एनर्जी दोगे तो उसका नेचर क्या है? वो हीट एनर्जी देता है। अगर टंगस्टन को दोगे तो लाइट ज्यादा इमिट करता है। अगर आप कॉपर को दोगे, आई करंट एनर्जी दोगे पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में, तो एक्शन करेगा, नाचने लगता है, कॉपर डांस करता है। इसीलिए वो उसकी डांसिंग का फायदा उठाते हुए हमने क्या जब इन्वेंट कर लिया? फैन बना लिया मेरे भाई। बात समझ में आई क्या? तो ये मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल का। क्लियर? होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ओके, आइए चलते हैं अपने वापस से स्लाइड में। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीजें हो गई मेरे भाई। आइए बात करते हैं वीआई ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आपने क्लास 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा कि सर जी क्लास 9th में हमने पढ़ा था, तो दो कंडीशन हमारे मास्टर ने उस टाइम पे भी पढ़ाई थी, यही दो कंडीशन मैं इस टाइम पे भी पढ़ाने वाला हूं आपको। पहली कंडीशन क्या है सर जी? इसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये इस फॉर्मेट में अगर इसको खींच दिया जाए तो क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो मैंने बोला इसका स्लोप क्या बताता है? वीआई का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? तो आप बोलोगे सर वीआई का स्लोप क्या बताएगा? तो वी डिवाइडेड बाय आई क्या बताता है? रेजिस्टेंस होता है। V डिवाइडेड बाय I मींस व्हाट? रेजिस्टेंस। तो सर VI का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है।
क्या बताता है? रेजिस्टेंस। मैंने बोला VI का जो एरिया है वो क्या बताता है? तो आप बोलोगे सर V इंटू आई क्या होता है? ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। इसी को बोलते हैं बेटा पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो VI का जो एरिया होता है वो क्या बताता है? पावर बताता है। ये मेयर फैक्ट्स हैं जिनको आप समझ सकते हो, ठीक है। सेम कंडीशन आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, क्लास 9 में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो मैंने बोला था कि कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। बात समझ में आई? ऐसे वीटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता था? एक्सीलरेशन। वीटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था वो क्या बताता था? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बताता था। बात समझ में आई? तो यही सेम कंडीशन है यहाँ पे भी हमारे पास। क्लियर? ठीक है। इसका एरिया रेजिस्टेंस बताता है, इसका हमारे पास एरिया क्या बताता है? पावर बताता है। स्लोप रेजिस्टेंस बताएगा, एरिया क्या बताएगा? पावर बताएगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आइए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। वीआई ग्राफ का जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं 25 भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलेंगे ग्राफ के, चाहे वो 24 के हो, 25 के हो, 26 के हो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इससे पहले वीआई ग्राफ के क्वेश्चन देखने को मिले हैं अपने को, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड मोस्ट, ट्रिपल वी लगा लेना इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ये वीआई ग्राफ है, ठीक है। अगर आपसे ग्राफ रीडिंग आती होगी तो आप एक लाइन में आंसर बता दोगे, लेकिन अगर आपसे ग्राफ रीडिंग ही नहीं आती मेरे भाई, अगर आपसे ग्राफ रीडिंग ही नहीं आती तब प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, क्लियर? ओके, मैंने पूछा आपसे कि बेटा बताइए, इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ये मल्टीपल चॉइस में आया था पिछले साल, इस साल भी आ सकता है, वन वर्ल्ड में भी आ सकता है, वन वर्ल्ड में बोला जाए तो मल्टीपल चॉइस में देखने को मिल सकता है, केस स्टडी में देखने को मिल सकता है, कहीं पर भी, क्योंकि आजकल सब डिविजन्स बना दिए, क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके सब डिवीजन बना दिए गए, उसमें देता है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, सी ऑप्शन है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, डी ऑप्शन है R3 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, वीडियो कहीं पे पॉज करिए और तुरंत इस ग्राफ को समझिए और आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर मेरे को कमेंट सेक्शंस में चाहिए बेटा। चलिए समझते हैं इसको, ओके। तो आपने देखा यहां तक कि सर पहला वाला ऑप्शन R1 R2 R3, ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? तो अगर मैं बात करना चाहूं यहां पे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अपने को किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा R1 पे। R1 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, फिर R2 पे कम होगा, R3 पे कम होगा। आपने बोला सर कैसे? मैंने बोला कि रेजिस्टेंस हमने कहां से निकाला था, तो आपने बोला सर रेजिस्टेंस हमने निकाला था स्लोप से, V बाय I इज इक्वल टू R। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे अगर आप y एक्सिस क्या बता रहा है? V बता रहा है, और ये वाला एक्सिस x एक्सिस क्या बता रहा है? I करंट बता रहा है। तो मुझे बताओ यहां पे जो V की वैल्यू थी, अगर यहां पे मैं y एक्सिस या हाइट v की वैल्यू बताता तो यहां पे v की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर R1 के लिए हमारे पास V1 की वैल्यू सबसे कम है, और I1 की वैल्यू यहां पे, अगर मैं I1 करंट मानूं इसको, तो I1 की वैल्यू सर सबसे ज्यादा, मतलब डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा और न्यूमरेटर हमारे पास कम है, तो R1 की वैल्यू ज्यादा होगी। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसको I2 मान लूं, इस कंडीशन के लिए अगर मैं लेना चाहूं तो मैं बोलूंगा V2 बाय R2, ठीक है, सॉरी V2 बाय I2। ग्राफ रीडिंग सिखा रहा हूं बेटा आपको मैं, इज इक्वल टू R2। तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में जो V की वैल्यू थी वो चलिए ठीक है ज्यादा है, बट इस कंडीशन में I की वैल्यू भी साथ में, अगर ये हमारे पास V2 है, ये हमारे पास V1 है, और ये हमारे पास बेटा V3 है, तो V2 की वैल्यू तो सर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू थोड़ा सा, I2 की वैल्यू एज कंपेयर टू I1 थोड़ा सा कम है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं मिड वाली वैल्यू होगी। अगर R3 के लिए मैं बात करना चाहूं यहाँ पे, तो R3 के लिए मैं बोल सकता हूँ V3 बाय I3। तो आप देखोगे V3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और डिनोमिनेटर I3 की वैल्यू सबसे कम है। तो रेजिस्टेंस R3 वाला 110% सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुई बात? ठीक है,
तो होप तो चीजें समझ में आई होंगी यहाँ पे। तो ग्राफ रीडिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और देखने को मिलते हैं अच्छे लेवल के। अगर मैं इसी को थोड़ा सा, अगर ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एक और है, ठीक है, हो गई ना क्लियर बात। एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। अगर मैं इस फॉर्मेट से ग्राफ बना दूं, ठीक है, अब आपको मेरे भाई बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आंसर आपको कमेंट में देना है, क्लियर। आ जाइए भाई, आ जाइए वापस से। ओके, हम बात करने वाले हैं अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अब भाई ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर रेजिस्टेंस को, देखो मैं बार बार रेजिस्टेंस बोलता हूं, बट ये जो ऐड किया जाता है ना, इसको रजिस्टर बोला जाता है। रजिस्टर इज अ डिवाइस, जो हम लोग लगाते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं। एंड रेजिस्टेंस इज द फिनोमिना। रजिस्टर इज द डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द फिनोमिना दैट, क्या करता है वो रेजिस्टेंस, क्या करता है, दैट obstacle that produce the obstacle or hindrance or the hindrance that creates the obstacle or the hindrance and the hindrance in the flow of current। करंट के बीच में एज अ स्पीड ब्रेकर का वर्क करता है। तो रेजिस्टेंस इज द फिनोमिनन, रेजिस्टर इज अ डिवाइस। तो अगर मैं किसी भी रेजिस्टर को R1, R2 एंड R3, किसी भी रेजिस्टर को अगर मैं एक लाइन में ऐड कर देता हूं तो उसको मैं बोलता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर मैं किसी भी रेजिस्टर को इस फॉर्मेट में, कि यहां से सर्किट है भाई हमारे पास, अगर मैं इस फॉर्मेट में ऐड करूं मेरे भाई, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहचान क्लियर। तो आपने बोला सर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए देखने समझ में आ रहा है, तो इसमें है क्या, इसमें अपने को समझना क्या है, इसमें अपने को करना क्या है। तो मैंने बोला इसमें बहुत ज्यादा चीजें अपने को समझनी है और बहुत ज्यादा चीजें अपने को करनी पड़ेंगी, क्योंकि 5 मार्क्स के जो बेसिक क्वेश्चन उठ के आते हैं वो इसी फॉर्मेट से आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीज सीखने वाले हैं। तो पहली बात, अगर मैंने बोला कि बेटा अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, ठीक है, क्या लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट ए यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। मैं अगर चलना चाहूं तो मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा के चल रहा था, पीछे से मुझे धक्का कौन मार रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। वोल्टेज मैं, मेरे को एज ए इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए, मैं मूव कर रहा हूं, मुझे पीछे से धक्का मार रहा है वोल्टेज। पहला रेजिस्टेंस ए मिला, मेरी स्पीड घट गई, कम हुई। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मुझे दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया, फिर मेरी स्पीड थोड़ी घट गई, और जब मैं तीसरे पॉइंट पे आया तो मेरी स्पीड और घट गई। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ यही कंडीशन हो रही होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही कंडीशन हो रही होती है। तो इस कंडीशन में अगर ओम्स लॉ की बात की जाए, ओम्स लॉ से चीजें की बात की जाए, तो ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो R1, R2, R3, हमने ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर हम अपने मर्जी से लगाते हैं, चाहे तीनों सेम लगा दें चाहे तीनों डिफरेंट लगा दें, वो हमारे हाथ में है, ठीक है, ये एग्जामिनर के हाथ में होता है। ओम्स लॉ से यहां पे अपने को दो चीजें समझनी है, कंडीशन ऑफ V और I के बारे में। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन मेरे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो होता है वो हर रेजिस्टर के लिए सेम होता है, और V जो होता है वो डिफर कर जाता है। V मतलब क्या, V मतलब क्या, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों रेजिस्टर के लिए डिफर कर जाएगा। अब जिस बच्चे ने अच्छे से इस चीज को नहीं समझा वो कंफ्यूज हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफर कर गया तीनों के लिए, क्यों, व्हाट डू यू मीन बाय V या पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज सोली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन कंसीडर करता है या कौन ध्यान देता है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज जितना धक्का देगा तो करंट उसी स्पीड से चलेगा। तो यहां पे अगर कॉन्स्टेंटली 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो मुझे बताइए कि तीनों कंडीशन में क्या तीनों में स्पीड सेम ही होगी, क्या तीनों में
इलेक्ट्रिक मतलब तीनों में जो हमारे पास आई करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड सेम होगी? नहीं, इस कंडीशन में स्पीड मैक्सिमम रही होगी, मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से वो डिपेंड करता है, बट अभी समझने के लिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम रही होगी तो यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, और मेरे भाई यहाँ तक आते आते रेजिस्टेंस के हिसाब से स्पीड और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? जैसे जैसे सामने रेजिस्टेंस मिलते चले जाएंगे तो स्पीड हमारी क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। आइए इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान के चलिए एक टंकी लगी हुई है, ठीक है, वाटर टैंक लगा हुआ है, और ये 3 नल लगे हुए हैं हमारे पास। क्या लगे हुए? 3 नल लगे हुए हैं भाई, ठीक है। यहां पे फुल पानी भरा हुआ है। मैंने बोला कि आपने तीनों नल को साथ में खोला, 1 A B एंड C, तीनों नल का आपने साथ में खोल दिया, ओपन कर दिया। तो मुझे बताइए सबसे तेज पानी किससे आ रहा होगा? तो आप बोलोगे सर ए वाले से सबसे तेज पानी आ रहा होगा, बी में थोड़ा कम आ रहा होगा सर, और सबसे कम पानी किस में आ रहा होगा? वो सी वाले पे आ रहा होगा। मिनिमम किस पे आ रहा होगा? सी वाले पे आ रहा होगा, ठीक है। हिंदी लिखने लगे यार पढ़ाते पढ़ाते, है ना सी पे सबसे क्या होगा? लेस, ठीक है, ये मिनिमम हम बोल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वाटर कंजम्पशन किसमें होगा? सी वाले पॉइंट पे होगा। क्लियर? ये तो आप इन जनरल बता सकते हो। तो ये तीनों किसमें? एक लाइन पे ऐड है, एक लाइन पे ऐड है, तो इसका मतलब सबसे तेज पानी इससे आ रहा होगा, उससे धीरे इस पे आ रहा होगा, उससे धीरे इस पे आ रहा होगा। तो सिमिलर कंडीशन अपने को यहां पर भी देखने को मिल जाती है। सिमिलर कंडीशन अपने को यहां पे भी देखने को मिल जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या? वोल्टेज डंडा लेके दौड़ाता है और इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन को पुश कौन करता है? वोल्टेज पुश करता है। तो अगर रेजिस्टेंस बीच में लग जाएगा, स्पीड ब्रेकर लग जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में V जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो वेरी कर जाएगा। इस कंडीशन के लिए वेरी कर जाएगा, यहां से दूसरे कंडीशन तीसरे, मतलब स्पीड। मैंने बोला ना कि ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस वहां पे, तो मैं फुल स्पीड से आ रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस पे स्पीड मेरी कम हो गई, दूसरे पे जब मैंने बढ़ा तो मेरी स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगी। जैसे जैसे मेरे को रेजिस्टेंस मिलता जाएगा स्पीड मेरी घटती जाएगी। तो अगर लाइन पे रेजिस्टेंस, लाइन पे स्पीड ब्रेकर लगा दोगे तो स्पीड वेरी कर जाएगी, और स्पीड वेरी कर गई मतलब क्या? हु इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। वोल्टेज वेरी कर गया। बात समझ में आई क्या? क्लियर? यहां पे इस चीज को समझने के लिए मैंने इसके लिए एक फनी एक्सप्लेनेशन बनाया है। आइए समझते हैं चीजों को, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था जब मैंने पहली बार ये एक्सप्लेनेशन दिया था। दिस इज फॉर क्लास 10 थे, लास्ट ईयर बैच, ठीक है। उसमें अपने 2 भाई थे, छोटे छोटे, ठीक है। दैट इज वन इज रुद्रेश गौतम, ठीक है, इंटरनेशनल पिस्टल शूटर, एंड अनदर वन इज हबीब, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आइए हम समझते हैं, 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक रुद्रेश हो गया, एक हमारे पास हबीब हो गया, ठीक है। तो अब रुद्रेश, हबीब ने फोन किया रुद्रेश को, बोला भाई लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है। तो 75 बॉयज के साथ रुद्रेश पहले से खड़ा था। उसने बोला लड़ाई हो गई है, बोला कि तुरंत आजा भाई, नहीं तो कूट देंगे मेरे को। अब तो अब रुद्रेश क्या करेगा? और यहां पे जितने भी 75 के 75 लड़के हैं, मैं एक केस बता रहा हूं, 75 लड़के, सबके पास है बेटा R15 बाइक है, R15 बाइक है। तो मुझे बताइए 75 लड़कों के पास R15 बाइक है, ठीक है, वो फुल स्पीड से, इस कंडीशन से फुल स्पीड से निकल के जाएंगे, और उनको यहां पे मिल जाएगा 3 रास्ते। तो मेरे भाई क्या कंडीशन है कि 75 के 75 इसी लाइन से मूव करें, या 75 के 75 ये वाला रास्ता चूज करें, या 75 के 75 ये वाला रास्ता चूज करें? क्या कंडीशन है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तीनों लड़के एक ही रास्ता चूज करें, या तीनों लड़के सेपरेट सेपरेट, मतलब 25 25 25। क्यों नहीं? ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। पीछे से अगर ये लोग लेट हो जाएंगे तो यहां पे जो अपना भाई है वो उसकी कुटाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? करंट जो है, लड़कों को समझो आप करंट है, और करंट जो है इस कंडीशन में क्या हो जाता है मेरे भाई? डिवाइड हो जाता है। करंट इस कंडीशन में क्या हो जाता है मेरे भाई? डिवाइड हो जाता है। करंट मतलब क्या? जो लड़के थे वो डिवाइड हो जाएंगे आपस में। लड़के क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डिवाइड हो जाएंगे, I1 I2 और I3 के फॉर्म में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रास्ते होंगे, तो तीनों ये 75 लड़के, अगर यहाँ पे 75 बॉयज थे, तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं बनती कि तीनों 25 25 25 जाएंगे, ठीक है। बट 3 अलग अलग रास्ते मिले तो करंट डिवाइड हो गया। यहां पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, यहां पे जो आई करंट इसके लिए है वही आई करंट इसके लिए है, क्योंकि रास्ता सेम ही है। लेकिन यहां पे जो 75 लड़के थे वो 3 अलग अलग रास्ते पे डिवाइड हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि भाई की लड़ाई होगी, पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 सेकंड भी लेट हो गए तो भाई कुटाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो सिमिलर कंडीशन में करंट जो होगा डिवाइड होगा I1, I2 और I3 के फॉर्म में। क्लियर? अब आप पूछोगे सर अगर करंट डिवाइड होगा, हम V और I के लिए बात करते हैं, रेजिस्टेंस हमारे हाथ में रहता है, ये हम अपने से लगाते हैं, हम चाहे तो तीनों सेम लगा सकते हैं, चाहे तो हम डिफरेंट डिफरेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला V और I की कंडीशन बताइए मेरे भाई, तो आप सिंपल से बोलोगे सर V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब होता है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में सेम रहेगा। आपने बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहेगा? क्योंकि सबके पास है R15, मतलब अगर स्पीड किसी की थोड़ी स्लो भी होगी तो गाड़ी लेकर वो स्पीड से बढ़ा लेगा, गाड़ी क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। ठीक है, और आप देख पाओगे कि जहां का रेजिस्टेंस, जहां भीड़ कम होगी, सबसे कम भीड़ मान लीजिए यहाँ पे सबसे कम भीड़ है, तो मैक्सिमम जो लड़के होंगे वो ये रास्ता चूज करेंगे। और यहां पे अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है, अगर यहां पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो यहां पे जो लड़के होंगे, आई जो करंट होगा वो यहां पे मिनिमम होगा मेरे भाई। ये एज अ थ्योरी में बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रैक्टिकली भी सारी चीजों को न्यूमेरिकली प्रूव करूंगा। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे V सेम रहता है क्योंकि सबके पास R15, और यहाँ पे जो करंट रहता है वो क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्लियर? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफर कर जाता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिफर कर जाता है। ठीक है, तो आइए इसी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा और इन डिटेल और अच्छे समझते हैं। सर जी अब इसमें क्या समझना है? अरे इसमें बहुत चीजें समझनी है, अभी इसी में तो मेन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमने ओम्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला V इज इक्वल टू I लिखा है वो किसके लिए लिखा था? V नेट इज इक्वल टू I नेट इंटू R नेट। नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं इंडिविजुअल निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? इंडिविजुअल निकालना चाहूं, आर नेट सबसे धीरे, हाँ ठीक है, अगर मैं वी नेट, आई नेट और आर नेट, इस कंडीशन में आप बोलोगे सर करंट तो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैं इंडिविजुअल निकालना चाहूं, यहाँ R1 पे हमारे पास V करंट या V वोल्टेज कितना होगा, ये V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास V2 होगा, और यहाँ पे जो होगा वोल्टेज बेटा वो V3 होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफर कर जाएगा, स्पीड डिफर कर जाएगी, क्योंकि स्पीड ब्रेकर एक के बाद एक के बाद एक लाइन से लगे हुए हैं। बात समझ में आई? स्पीड ब्रेकर लगे हुए तो स्पीड या वोल्टेज डिफर कर जाएगी, बट करंट हमारे पास सेम रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं इंडिविजुअल के लिए बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा V1 इज इक्वल टू आई नेट इंटू R1, ये इंडिविजुअल R1 के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अगर मैं V2 की बात करूं तो हमारे पास आंसर आएगा आई नेट इंटू R2, ये हमारे पास दूसरे कंडीशन के लिए बात हो गई। V3 इज इक्वल टू आई नेट इंटू R3, ये तीसरे के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो आपने बोला सर ये आपने यहाँ पे V1, V2, V3 तो लिखा है ओम्स लॉ के हिसाब से, R1, R2, R3 भी लिखा है, ये तीन रेजिस्टेंस अलग अलग है, बट आपने तीनों ही कंडीशन में आई नेट लिया। आई नेट टोटल करंट क्यों लिया है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे करंट डिवाइड होता ही नहीं है, करंट सेम रहता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल निकालना चाहूं कि इस R1 रजिस्टर पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि R2 कोई रजिस्टर दे देगा, नेट पोटेंशियल आपको दे देगा, ये नेट करंट दे देगा, और पूछेगा R2 के लिए आपको बताना है बेटा कि यहां पे R2 के लिए इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला करोगे V2 इक्वल टू आई नेट इंटू R2। बात समझ में आई? इस रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और तीनों ही कंडीशन में हमने आई नेट लिया है, क्योंकि टोटल करंट, नेट करंट यहां पे बदलेगा नहीं, मतलब जितना करंट यहां से, अगर फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इस कंडीशन में यहां पर भी 3 एम्पियर का होगा, इसके लिए भी 3 एम्पियर करंट होगा, इसके लिए भी 3 एम्पियर ही करंट होगा। तो इसीलिए तीनों कंडीशन में मैंने आई नेट लिया है फॉर्मूले के लिए। बात होप सो चीजें समझ में आई होंगी। यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं बेटा, फिर ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट, ये मेन फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ अगर मैंने बात की कि सर R1 के लिए क्या रेजिस्टेंस हो, R1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, या I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की निकालनी है, I3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, V नेट इज इक्वल टू I1 R1, V नेट इज इक्वल टू I2 R2। अगर आपको इंडिविजुअल निकालनी है तो V नेट इज इक्वल टू I3
R3। ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल के लिए, रेजिस्टेंस R1 के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। आपने पूछा सर R1 में कितना करंट गया होगा, तो मैंने बोला I1 करंट गया होगा। वैल्यू बता दीजिए। आपको इस मतलब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वी नेट, अगर मैं इन तीनों ही कंडीशन में आपने देखा होगा वी नेट लिया हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिफर करता है, तो करंट को डिफर करा रहा हूं, रेजिस्टेंस हमारे हाथ में है, वी नेट सेम रहता है। तो अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो ऐसे निकालेंगे और नेट की बात की जाए तो नेट ऐसे निकालते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आरनेट कैसे निकाला जाता है। आरनेट, नेट रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया मेरे भाई, आरनेट की हम बात कर रहे हैं, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हो गया, हम आरनेट मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? नेट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, यहां पे एक और रेजिस्टेंस मान ले मेरे भाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से करंट निकलेगा। जो बड़ी वाली लाइन होती है ना बैटरी की, ये वाली सेल की, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटू वाली को नेगेटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एज्यूम डायरेक्शन है, इसी के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आरनेट टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर, अगर इसका 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 ओम है। ठीक है, आपने बोला सर टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है मेरे भाई, जब रेजिस्टेंस लाइन से लगे हैं ना, तो तीनों ही रेजिस्टेंस को आरनेट निकालना है ना, तो आरनेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है कुछ नहीं, R1 प्लस R2 प्लस R3। बन जाएगा क्या, तीनों को ऐड कर देंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा मेरे भाई, वो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 ओम हो जाएगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन अगर मैं यहां पे ले लूं मेरे भाई, 9 ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लूं 6 ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लूं 3 ले लेता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि इसके लिए मेरे को आप आरनेट निकाल के दिखाओ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आरनेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आरनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन आरनेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपने बोला सर आप तीन रजिस्टर क्यों ले रहे हो? मैं बोला भाई 4 ले लेगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1 अपॉन R1, मतलब डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, जितने रजिस्टर लगाना लगा दे, फॉर्मूला यही रहेगा। और सीरीज के लिए भी जितना लगाना लगा दे, फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आपने बोला सर तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बोला देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इस वाले को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? पहला था 9, दूसरा था 6, तीसरा था, तो हमने बोला 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। तीनों का आप एलसीएम ले सकते हो, तीनों का आप एलसीएम अगर लोगे तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, एलसीएम आ रहा है इसका 18। एलसीएम लेते हो तो बनता है ना मेरे भाई। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू लीजिए जिससे सारी वैल्यूज कट जाए, तो 18 आ रहा है, 6 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है। ठीक है, 9 2 जा 18 होता है तो ऊपर 2 आ गया, 6 3 जा 18 होता है 3 आ गया, और 3 6 जा 18 होता है तो 6 आ गया। ठीक है, तो जो नेट रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू आई 11/18। बच्चे इसी को नेट रेजिस्टेंस मान के सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मेन बोर्ड एग्जाम में प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये मिस्टेक करके चला होगा। नहीं, ये 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन आर नेट की चाहिए क्या? नहीं, अपने को आर नेट की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन आर नेट नहीं चाहिए, आर नेट चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो 11/18 ना करके 18/11 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास आंसर। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे सॉल्व करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे सॉल्व किया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपने बोला सर सीरीज आसान है, तीनों को ऐड कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस फॉर्मेट में लगते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं भाई। नेट रेजिस्टेंस के आर नेट निकालना थोड़ा सीखते हैं हम लोग, और ठीक है मिक्स सीरीज के लिए सीखते हैं। आइए,
सब 6 ओम है, ठीक है। तो मुझे बता दो यहाँ पे आर नेट कितना होगा। तो आप बोलो गुरुजी ये तो बड़ा ही गंदा सर्किट दिख रहा है, ये तो सीरीज भी है पैरेलल भी है बीच में। हाँ, ये मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपने बोला सर ये सीरीज में है, ये दोनों सीधी सीधी लाइन में सीरीज में है, और ये पैरेलल में है। तो मैंने बोला पैरेलल को सॉल्व करके इन तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को सर्किट किस फॉर्मेट में दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर आर नेट निकालना जाए, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आर नेट निकाला जाए तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, 6/2 हो जाएगा हमारे पास। आर नेट की वैल्यू 2/6 है, 6/2 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो अगर ये 3 ओम आ गया तो सर्किट बंद कर दो, सर्किट क्लोज करो, यहाँ पे सर्किट पकड़ के खत्म कर दो। तो इससे रिलेट करके जो सर्किट का जो मेन आंसर निकल के आया यहाँ पे आर नेट, वो कितना आया मेरे भाई, यहाँ का जो आर नेट निकल के आया मेरे भाई वो आ गया 3 ओम आ गया। बात समझ में आई क्या। अच्छा, ये 6, ये 3 और ये 6, अब ये किस में दिख रहे हैं। अब बोला सर ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो अब इन तीनों को ही क्या करना है, अपने को आर नेट निकालना है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आर नेट, अब जो मेन आर नेट आया है हमारे पास, ये पैरेलल की आर नेट हमारे पास 3 ओम आया था। अब इसका जो टोटल सीरीज का आर नेट आएगा उन तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 15 ओम। तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। इन तीनों को ऐड कर दिया, सीरीज में थे, तो आंसर इतना आ गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। तो अब आधे से ज्यादा बच्चों को दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा यहाँ पे। वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए कि यह है क्या सिस्टम, ठीक है। आर नेट निकालना है इसमें, तो आप देख पा रहे हो कि सर ये आर नेट तो थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे जो करंट हमारे पास आई आया होगा मेरे भाई, तो ये डिवाइड होगा I1 और I2 में डिवाइड हुआ होगा। ये आपने बोला बिल्कुल सही सर, I1 और I2 के फॉर्म में। ये I1 करंट सीधा जाएगा, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को पकड़ेगा और कहीं डिवाइड नहीं होगा, और इसको 6 को पकड़ेगा और यहां पे आके कहीं रुकेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर I2 सीधा जाएगा, इस 6 को पकड़ेगा, कहीं डिवाइड नहीं होगा, इस 6 को भी पकड़ेगा और यहां पे जाके I1 से मिल जाएगा और I करंट यहां से फ्लो कर जाएगा। तो आप बोलोगे सर I1 करंट के लिए ये दोनों रेजिस्टर किसमें थे, सीरीज में, और I2 के लिए ये दोनों रेजिस्टर किसमें थे, सीरीज में। तो ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला सीरीज, और आपस में ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि I1 और I2 करंट के लिए जो हमारे पास निकल रहे थे, फ्लो हो रहे थे, उस कंडीशन में चीजें कैसे सॉल्व होंगी। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि वो 6 और 6 मिलके कितने बन गए थे, 12 ओम बन गए थे। नीचे वाले 6 और 6 मिलके कितने बन गए, 12 बन गए थे। अब ये 12 और 12 किसमें दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 12 और 12 I1 है, इधर से I2 जा रहा है। ये 12 और 12 आपस में किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये 12 12 किसमें, पैरेलल में है। तो इस पैरेलल को जब सॉल्व करेंगे हम, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास। इस 12 12 को जब हम सॉल्व करेंगे, 1/12 प्लस 1/12 मींस 12/2 लास्ट में आंसर आएगा, जो कि हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। अब ये वाला जो 6 है और ये वाला जो 6 है, ये दोनों किसमें है मेरे भाई, ये दोनों है सीरीज में। और सीरीज को जब सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास जो आर नेट निकल के आएगा इस पूरे सर्किट के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, देखो आर नेट निकालना एक बार सीख लो ना, बस खेल खत्म, फिर आप सारी चीजें बता सकते हो। तो पहले सेंस समझो कि चीजें कैसे कैसे वर्क करेंगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आर नेट बताना है मेरे भाई, ठीक है।
अरे ठीक है, पूरा का सर्किट ही है हमारे पास, ठीक है। हाँ चलो, ये हाई करंट यहाँ से निकला, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6। अब इसका आंसर पॉज करिए और बताइए वीडियो को क्या होगा। तो आपने बोला सर ये 6 6 6 ऊपर किसमें दिख रहे हैं? ये जो I1 करंट यहां से निकल के गया होगा और यहां से टूटा होगा I2 करंट में, ये I करंट यहां से फ्लो कर रहा है, I1 I2 टूट गए होंगे। इस I1 के लिए ये तीनों ही किसमें है? सीरीज में है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6 1 6 6 2 6 18, 18 ओम रेजिस्टेंस ऊपर हो गया। ऊपर कितना रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास? 18। और नीचे कितना रेजिस्टेंस हो गया? तीनों सीरीज में थे 18, ठीक है। ऊपर हो गया 18 और नीचे वाले पे हो गया था भी 18। ये 18 और 18 किसमें दिख रहे हैं? तो आपने बोला सर 18 18 पैरेलल में दिख रहे हैं। ये दोनों पैरेलल सॉल्व होंगे और सर्किट क्लोज होगा, यहां से बंद होगा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18/2। भाई सिंपल सी बात है ना। 1/R नेट कैसा फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए? 1/18 प्लस 1/18। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ऐसे कर सकते हो इन जनरल, ठीक है। आंसर 9 आएगा। ये 18/2 होता है, तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या? 9 ओम। तो ये हमारे पास आंसर यहां से निकल के आया, सर्किट क्लोज हुआ, 9 ओम आ गया। ये 9 और ये 6 अब किसमें है मेरे भाई? ये 9 और 6 मेरे भाई अब है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आर नेट, ये जो मैं पूछ रहा था, वो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 15 ओम आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इस टाइप का रेजिस्टेंस है। अच्छा भाई, इतना समझ में आ गया है तो चलिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अब इसी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और ज्यादा बूस्टअप ना करते हुए थोड़ा सा लूज किया जाए। यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट कहीं से घूम फिर के निकल के जा रहा होगा, ठीक है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहीं पे कहीं पे हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा भाई, अब आपको बताना है इसका आर नेट, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं वैल्यूज दिए देता हूं पूरी। ये 6 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है। आपको आर नेट बताना है। आपने बोला सर ये तो बड़ा ही गंदा सर्किट दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ये तो सीरीज पैरेलल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सीरीज कौन सा, पैरेलल कौन सा है। ऐसे कंडीशन में जब चीज समझ में ना आए मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस में कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, हमेशा ही सीरीज को सॉल्व करिए। सीरीज ढूंढो, फाइंड सीरीज, सीरीज को फाइंड करिए और खत्म करिए, आंसर अपने आप सामने दिखने लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने बोला कैसे पता चलेगा सर? तो मैंने बोला ये आई करंट यहां से फ्लो करते हुए जाएगा और यहाँ पे I1 I2 I3 मतलब 3 सर्किट अलग अलग डिवाइड हो गए, लंबा सर्किट था। लेकिन यहाँ पे जो I3 करंट मेरे भाई गया होगा वो इस 6 ओम रेजिस्टेंस को पकड़ेगा, इस 6 को पकड़ेगा, और देखिए ये दोनों सीरीज मिल गए और कहीं भी डिवाइड भी नहीं हुआ करंट, मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है मेरे भाई, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो आंसर कितना निकल के आएगा? अगर ये दोनों सीरीज में है मेरे भाई तो ये भी आंसर निकल के आ जाएगा 12। और ये 12 और 12 किस में दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 12 और 12 पैरेलल में दिख रहा है। तो ये 12 और 12 को जब पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आता है? 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 2/12 मींस 12/2। द आंसर इज 6। क्लियर? सर्किट जो होता जाए ना, एक पेंसिल और रबड़ के साथ यूज करना मिक्स सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो सर्किट होता जाए उसको मिटाते जाओ, रास्ता तभी दिखेगा। बहुत हौच पौच हो जाएगा, चीजें कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है क्या? आरनेट क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो सर ये 6 है, यहां से जो भी करंट गया होगा, कोई भी करंट गया होगा सर, ये दो लोगों को पकड़ लिया। जो भी करंट, मान लो करंट Ix गया, ये दो लोगों को पकड़ लिया, डिवाइड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? कि ये दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो आंसर कितना आ जाएगा? दोनों ऐड होंगे, आंसर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। आंसर आ जाएगा 12। और ये 12 और ये 12 किसमें है मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये दोनों पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में और सॉल्व होगा पैरेलल, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? फिर से
6 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आई करंट यहाँ, अच्छा इसको नाम नहीं दिया था मैंने, ये है 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट आई निकल के गया और इस 6 ओम को पकड़ा और ये दो यहाँ से करंट वापस फिर निकल गया। बात समझ में आई क्या? तो आपने बोला सर ये 6 और ये 6 किसमें थे? सीरीज में थे। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आर नेट हमारे पास 12 ओम निकल के आएगा आंसर। होप सो आप आर नेट निकालना तो आप सीख गए होगे, ठीक है, आप आर नेट निकालना सीख गए। अब आपको सिखाना सिर्फ बाकी है वी नेट। क्या सिखाना बाकी है मेरे भाई? ठीक है, अब आप आर नेट निकालना अच्छे सीख गए हो। अब इंडिविजुअल सर्किट के लिए कैसे चीजें सॉल्व होंगी, इंडिविजुअल सर्किट के लिए, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये तीनों किसमें है भाई? और अगर मैंने इसको नाम दे दिया 36 वोल्ट। आई नेट बताइए मेरे को इसमें, क्या बताइए? आई नेट, नेट करंट बताइए मेरे को। तो आप बोलोगे सर आई नेट पता करने के लिए अपने पास वी नेट होना चाहिए और आर नेट होना चाहिए। ओम्स लॉ वाले में स्लाइड में अभी हमने यही चीज, सेम चीज आपने पढ़ाई और हमने पढ़ा भी है, ये कि सबसे पहले तो वी नेट, आई नेट, आर नेट, वी नेट इक्वल टू आई नेट इक्वल टू आर नेट, यही तो होता है ओम्स लॉ। बात समझ में आई क्या? तो यहां पे आप मेरे को आई नेट बता दीजिए कितना है। तो आप बोलोगे सर वी नेट कितना है, क्या आपको पता है? वी इक्वल टू आई आर, तो हम लगा देंगे हम लोग, वी नेट इज इक्वल टू आई टोटल, नेट मतलब टोटल, इनटू आर नेट, ये फॉर्मूला तो हमने लगा दिया। तो वी नेट कितना है? वी नेट मतलब 36 वोल्ट, 36 वोल्ट की अगर बैटरी ही लगी है तो वी नेट टोटल वोल्टेज कितना है? 36 वोल्ट है। बात समझ में आई? नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस, एक सेकंड, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, फॉर्मूला है हमारे पास। तीनों को अगर हम रख के ऐड करें तो 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, द आंसर इज हमारे पास 12 आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस अरे 2, ठीक है, द आंसर इज व्हाट सर? आ जाएगा 12 अपॉन 4 हमारे पास, ठीक है, 12 बाय कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 3 जा 12, कितना? 4 3 जा 12 होता है, द आंसर इज 3। तो आर नेट कितना निकल के आया यहाँ पे? आर नेट आ गया 3 ओम। तो मैंने बोला कि आप आई नेट बता सकते हो, तो आपने बोला बिल्कुल बता सकते हैं सर, वी नेट 36 आया है, आई नेट कितना है हमारे पास यही तो बताना है, और आर नेट कितना निकल के आया था? 3 ओम। तो 3 ओम को इधर आप भेजिए, द आंसर इज 12। तो आई नेट कितना आ गया? नेट करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा? 12 वोल्ट का फ्लो कर रहा होगा। सर अरे 12 वोल्ट कहां लिख रहा हूँ, 12 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। आई नेट कितना है? 12 एम्पियर। ये तो नेट करंट की बात हो गई। इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मैं अच्छे लेवल पे ले जा रहा हूं। इसी क्वेश्चन पे अब मैंने पूछ लिया कि यहां पे I1 करंट गया है, यहां पे I2 करंट गया है, यहां पे I3 करंट गया है, ठीक है, और इस कंडीशन में आप V1, V2, V3 जबरदस्ती नाम लिख दिया। इन तीनों कंडीशन बताइए। अब आपको क्या क्या बताना है इसी कंडीशन में? I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, क्या, और V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। वीडियो पॉज करिए, बताइए। तो आप इन जनरल जो भी थोड़ा बहुत दिमाग रखता होगा वो बोलेगा सर ये तो फालतू का क्वेश्चन है, V1, V2, V3, क्योंकि अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बदलता ही नहीं है। तो जितना नेट पोटेंशियल इसके लिए है, 36 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, तो यहां पे अगर हमारे पास पोटेंशियल 36 वोल्ट का है तो इन तीनों ही वायर्स में कितना पोटेंशियल गया होगा? 36 वोल्ट। तो V1, V2, V3 की वैल्यू कितनी होगी? 36। V1 की 36 वोल्ट, V2 की 36, V3 की 36। ये वाला क्वेश्चन तो जबरदस्ती का था। अब आपको निकालना सर I1, I2 और I3 के बारे में, इंडिविजुअल निकालना है। क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल के लिए पूछ लिया गया है कि मुझे I1 की वैल्यू बता दो, I1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने बोला सर I1 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से? V नेट इज इक्वल टू I1 इंटू R1, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि V नेट क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि पोटेंशियल तो बदला ही नहीं, V की वैल्यू सेम ही रहेगी।
तो हमने बोला V की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो आपने बोला सर 36 वोल्ट है। मैंने बोला I1 की वैल्यू, ये I1 निकालना है, हमने बोला बिल्कुल I1 निकालना है सर। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। R1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो मैंने बोला I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 36 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 3 एम्पियर। क्लियर। मैंने बोला I2 निकालिए, तो I2 की कंडीशन में भी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V नेट डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो V नेट कितना था, 36 था, और R2 कितना है हमारे पास, 12 है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। क्लियर। मैंने बोला इस कंडीशन की यहाँ पे हमारे पास कितना I3 जो करंट गया होगा वो यहाँ पे गया होगा, I3 की वैल्यू आप बता दीजिए मेरे भाई कितनी होगी। तो आपने सिंपल बोला सर फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है, I3 के लिए क्या है, V नेट डिवाइड बाय R3। तो आप बोलोगे, अगर कोई भी अगर ये क्वेश्चन अभी राइज कर रहा होगा सर ये V नेट बार बार क्यों ले रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छे से समझा रखा है कि इन तीनों ही कंडीशन में V नेट लिया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल बदलता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, V नेट है 36, R3 है 6, तो 6 6 36, आंसर है 6 एम्पियर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो I1, I2 और I3 का फॉर्मेट था, अभी हमने देखा, क्या देखा, हमने एक फॉर्मेट देखा, वो क्या था कि जो हमारे पास ये I1, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये जो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस था 12, 12 और 6। तो हमने बोला सर I नेट का क्या मतलब है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर तीनों को ऐड करने पे जो नेट रेजिस्टेंस निकला है, नेट करंट जो निकला है उतना ही आ रहा है, तभी आंसर सही मानेंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, I1 की वैल्यू आई है हमारे पास 3 एम्पियर, I2 की भी आई है 3 एम्पियर, I3 की आई है 6 एम्पियर। तो मतलब 3 प्लस 6, आंसर आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर नेट करंट है क्या, बिल्कुल नेट करंट 12 एम्पियर है, आंसर मैच कर गया। क्लियर। तो ऐसे आपको सबसे पहले ऐसी कंडीशन जब क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको आई नेट, वी नेट, आर नेट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इंडिविजुअल वोल्टेज आप निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल वोल्टेज आप निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है, ये हमारे पास 6 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है, ये हमारे पास 9 ओम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि वी नेट बताइए, आर नेट बताइए, I1, I2, I3 बताइए, और V1, V2, V3 बताइए। इसके लिए V1 I1 होगा, बताइए। इसके लिए V2 I2 क्या होगा, इसके लिए V3 I3 क्या होगा, बताइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले सर आपने ही बताया है कि जब इंडिविजुअल सर्किट के लिए कभी भी हमको इंडिविजुअल रेजिस्टर के लिए कभी भी करंट या कुछ भी बताना हो तो अपने पास 3 चीजें पता होनी चाहिए, आई नेट, वी नेट, आर नेट। तो पहले इन 3 चीजों को क्लियर करते निकालते, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल पे जाएंगे। तो आपने बोला कि सर आई नेट, इस कंडीशन में मैंने बोला कि मेरे भाई आई नेट कितना है, तो आपने बोला सर आई नेट तो आपने दिया हुआ है, कितना है, 36 एम्पियर। कितने का करंट फ्लो कर रहा है, 36 एम्पियर का, 36 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये कंडीशन दूसरी बार पूछी गई कि हमारे पास कितना है, आर नेट कितना है, आप बोलोगे सर आर नेट सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो हमने बोला कि भाई आंसर इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास निकल के आ रहा है 9 2 18, 18 ओम, ठीक है। मैंने बोला कि वी नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट, यही तो है ओम्स लॉ। इस कंडीशन में हमने देखा वी नेट निकालना है, तो आई नेट हमारे पास 36 इंटू 18 हो गया है। बात समझ में आई क्या,
36 इंटू 18, जो भी हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? टोटल हमने वी नेट यहां से निकाल लिया, ये हमारे पास वी नेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि सर I1, I2 और I3 क्या होगा, यहाँ पे I3 क्या होगा, I2 क्या होगा, I1 क्या होगा इन पर्टिकुलर कंडीशन में, तो सिंपल सी बात है, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो सिंपल से बोलेगा सर ये क्वेश्चन ही फालतू है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिफर करता ही नहीं। तो अगर नेट करंट यहाँ पे 36 है तो I1 की वैल्यू भी 36 एम्पियर होगी, I2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, 36 एम्पियर होगी, और I3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 36 एम्पियर होगी। करंट बदलता नहीं है, बदलता पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आइए V1, V2 और V3 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो मैं कैसे निकालूंगा? हमारे लिए फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर V1, V2, V3 निकालना है तो V1 इक्वल टू होता है I नेट इंटू R1, ठीक है। I नेट क्यों? क्योंकि करंट बदलता नहीं है। I नेट के लिए वैल्यू निकालनी है तो V1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अच्छा V1 की वैल्यू ही निकालनी है अपने को। I नेट कितना है मेरे भाई, I नेट है हमारे पास 36, और R1 कितना है, R1 है हमारे पास 6, आंसर निकाले 6 6 36, 6 6 18, 19 20 21 वोल्टेज, ठीक है, क्लियर। फिर सिमिलर कंडीशन में क्या आप V2 निकाल सकते हैं, क्या आप V3 निकाल सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके V नेट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास मेन आंसर होगा, ठीक है। होप तो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बनते हैं हमारे पास 5 नंबर में, जो आज के डेट में एमसीक्यू वगैरह थोड़ा फिजिक्स से कम आ रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। होप तो चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। ओके, न्यूमेरिकल्स अभी के लिए तो इतना ही। आइए देखते हैं, ओके आ जाइए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके जो एनसीईआरटी में, जो रेफरेंस में है, और जहां से भी आपको सॉल्व करना है, इस वीडियो को एक बार और आप अच्छे से रिपीट करके देखिएगा, सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का पार्ट, और उससे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक अलग से प्योर न्यूमेरिकल बस के लिए सीरीज लेके आऊं या PYQs लेके आऊं, तो मैं वो भी करना चाहता हूं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसके लिए, ठीक है। हमारे पास है कंडीशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है मेरे भाई? करंट, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि करंट या चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, पहला हीट, दूसरा हीट क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन या फ्रिक्शन, उससे क्या कॉज होता है, हीट कॉज होगी। सिंपल सी बात है। अपने हाथ को या बार बार ऐसे करिए, रब करिए, तो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, कोलिजन से क्या कॉज होती है, हीट कॉज होती है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ते हैं अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ही पार्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी और क्या कॉज करती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सेकंड चैप्टर में, इसी का दूसरा वाला पार्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? जूल्स लॉ बोलता है भाई कि जो हीट एनर्जी है ना, जो हीट है, या मैं हीट से आप लोग डिनोट करना चाहूंगा, जो हीट एनर्जी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे पास जो इसका कांस्टेंट निकल के आता है वो काम का नहीं रहता, तो हमने डायरेक्टली नाम दे दिया कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, या हीट एनर्जी या एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। आपने बोला सर नहीं समझ में आया, ये क्या था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट? मैंने बोला कि अगर आपको हीट बढ़ाना है, या हीट एनर्जी किस किस कंडीशन में बढ़ सकती है, जब करंट बढ़ जाए तो हीट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ा दो हीट बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ा दो हीट बढ़ जाएगी। आपने बोला सर नहीं समझ में आया, करंट बढ़ा दो तो हीट कैसे बढ़ेगी? तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने बढ़ा दिया, कम इलेक्ट्रॉन थे तो कम कोलिजन कर रहे थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उनके बीच में कोलिजन होगा, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी। बात समझ में आई क्या? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ही ज्यादा हीट डेवलप होगी। इसलिए हमने क्या बोला कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, मतलब अगर करंट आप बढ़ाते हो तो हीट एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी किसी भी सर्किट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट एनर्जी बढ़ती है। अब ये चीज थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आती कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट एनर्जी कैसे बढ़ती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक डायग्राम वाइज आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ये सोचो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वायर से करंट आ रहा था, ये एक रेजिस्टेंस है। रात की वीडियो शूट कर रहा हूं बेटा, रात हो गई है इसलिए थोड़ा सा नॉस्ट्रल्स में दिक्कत जा रही है, ठीक है। ओके, बाहर से ठंडी हवाएं भी आ रही थी। चलो मुझे एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट कैसे बढ़ेगी? आपने बोला सर पहले जो आपने स्पीड ब्रेकर लगाया था वो थोड़ा सा मतलब कम था, छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगाया था आपने। इस बार आप स्पीड ब्रेकर क्या लगा रहे हो? बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपके घर के पास कभी स्पीड ब्रेकर होंगे वहां पे आप 50 की रफ्तार से भी अगर जा रहे हो तो इससे थोड़ा सा एक इन जनरल स्पीड ब्रेकर से निकल सकते हो, ठीक है। बट अगर जो हाईवे पे या टोल प्लाजा पे, टोल नाके पे जो स्पीड ब्रेकर्स लगे रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं कि कोई कितना भी स्पीड से आए वहां पे तो रुकेगा ही रुकेगा, नहीं रुकेगा तो गाड़ी टूट जाएगी या खुद टूट जाएगा वो। बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जब आपने हाई रेजिस्टर मतलब रेजिस्टर बहुत भयानक रेजिस्टर लगा दिया, इसमें वुड के बराबर लगा दिया, वुड से रिलेटेड कोई भी सेमीकंडक्टर रेजिस्टर लगा दिया, तो उसमें होगा क्या, करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी वो यहाँ पे मैक्सिमम थी मेरे भाई। जैसे ही रेजिस्टर पे वो एंटर करेंगे स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस कंडीशन में स्लो हो गई तो आपस में वो पास पास में आ जाएंगे और सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मींस लाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, फिर आपस में लड़ने लगेंगे और धीरे धीरे लड़ाई होगी इनमें, ठीक है। स्पीड ही बढ़ नहीं पा रही है, आगे नहीं जा पा रहे हैं और पीछे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, और ज्यादा भीड़ बढ़ती ही जा रही है और ये आगे वाली लाइन मूव ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा कॉज होगी। जितना ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा हीट एनर्जी। बात समझ में आई क्या? रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले शिफ्ट बहुत धीरे धीरे होंगे और पीछे से भयानक अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, भयानक अमाउंट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे मेरे भाई तो होगा क्या, उनके बीच में बहुत तगड़ा तगड़े ही मतलब क्या हो जाएगा, गुत्थम गुत्थी हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगा। और जितना तगड़ा गुत्थम गुत्थी, जितना तगड़ा कोलिजन, उतने ही तगड़ी हमारे पास क्या होगी मेरे भाई, हीट एनर्जी डेवलप होने लगेगी, हीट यहाँ पे क्रिएट होने लगेगी। इसलिए आपने देखा है ना कभी कभी जब एसी वगैरह पे आपने देखा होगा, एसी वगैरह पे जो वायर्स रहती है ना वो मोटी वायर लगती है, इस टाइप की थोड़ा सा मोटी वायर लगती है। ये पतली वायर का कोई यूज नहीं। एसी में अगर मैं सोचूं कि इतनी पतली वायर लगा के मैं काम कर लूं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतनी पतली वायर क्यों नहीं लगा सकते एसी में? क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास शॉर्ट सर्किट देखने को मिल सकता है। ये एक सिंपल सी वायर है, पतली सी, ठीक है, इसके पास मतलब क्षमता है कि ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकती है, लेकिन वहीं पे एसी के पास चाहिए 15 एम्पियर का करंट। तो होगा क्या, एसी ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट नीड करेगी, मांगेगी, और यहां से उतना करंट वोल्टेज जा नहीं पाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे इस वायर पे अगर मैं 5 एम्पियर का वोल्टेज सह सकती है, 5 एम्पियर करंट फ्लो करा सकती है, मैंने इसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इस वायर पे ज्यादा कोलिजन होगा, और ज्यादा उतना कोलिजन ये वायर सहन नहीं कर पाएगी और मेल्ट हो जाएगी। आपने देखा ना घर के बाहर भी लगा रहता है फ्यूज वायर, एमसीबी वगैरह, ठीक है, जब बहुत तेज वोल्टेज का करंट आता है, हाई वोल्टेज करंट आता है तो एमसीबी वायर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है ड्यू टू हीट, ठीक है। तो हमने देखा है रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस मींस व्हाट, कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से इस पर्टिकुलर कंडीशन में हीट एनर्जी भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। नाइक्रोम वगैरह पे देखिए आप, जो नाइक्रोम का वायर था उस पे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नाइक्रोम की जो वायर होती है उस पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई, ठीक है। टंगस्टन पे भी रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम पे भी हाई रेजिस्टेंस होता है, टंगस्टन पे भी रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आई? इसलिए नाइक्रोम कैसा होने लगता है, हीट हो जाता है, जलने लगता है। एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा है और दूसरी बात हमने उसको क्वाइल क्वाइल करके बहुत लंबी लेंथ में लगाते हैं हम। इस फॉर्मेट का आपने देखा होगा पुराने जमाने का हीटर, ठीक है। एक तो नाइक्रोम की वायर लंबी, क्वाइल बना करके उसको लंबी कर दिए हैं हम लोग, लेंथ बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस से और क्या बढ़ जाता है, इसका नेचर भी है कि गर्मी दिखाता है तो और ज्यादा गर्मी दिखाने लगता है फिर। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज समझ में आए, करंट बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा तो हीट एनर्जी बढ़ जाएगी।
दूसरी पार्ट हमने देखा कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन बेटा आपके मम्मी पापा को भी पता है कि रूम से बाहर निकलने से पहले कूलर, टीवी, फ्रिज, फैन सारी चीजें ऑफ करके जाना। आशीष अंजलानी वाला वीडियो देखो, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है कि भाई वाकई में मम्मी पापा लोगों को पता रहता है। आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि फैन ऑन करके अगर आप स्कूल चले जाइए तो लौट के अगर आप आएंगे तो 110% आप डांट खाने वाले हो। रीजन क्या है उस चीज का? रीजन क्या है? क्योंकि आपके मम्मी को भी पता है कि टाइम ड्यूरेशन, मतलब जितने टाइम के लिए आप फैन चलाओ, मान लो एक फैन की जो मेरे यहाँ पे भी एक फैन चल रहा है, उस फैन की अगर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है या कैपेबिलिटी है, कितना वो चल सकता है, 12 घंटे वर्क कर सकता है, आपने उसे 24 घंटे तक चलाया, तो पंखा जलेगा कि नहीं कि जलेगा? टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा उनके बीच में क्या होगा भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी वो कॉज करेंगे। होप सो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यही बोलता है मेरे भाई कि करंट बढ़ाओ हीट बढ़े, रेजिस्टेंस बढ़ाओ हीट बढ़े, टाइम बढ़ाओ हीट बढ़ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ करंट, करंट की इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस कब देखने को मिलती है, आइए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ये एक्चुअल में बेटा मैं सेकंड चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अर्थ वायर या लाइव वायर वगैरह का कॉन्सेप्ट। बट चलिए यहां पे भी थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ये होती है हमारे पास लाइव वायर, ठीक है। अब ब्लैक कलर में तो ब्लैक नहीं ही दिखा पाऊंगा। एक होती है हमारे पास, आपने देखा होगा 3 कलर की वायर्स होती हैं घर में, अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास 3 कलर की वायर होती है, ठीक है। एक होती है ग्रीन, एक होती है हमारे पास रेड, एक होती है हमारे पास ब्लैक या ब्लू, ठीक है। इससे करंट आता है, लाइव वायर से करंट आता है, और दूसरी वाली वायर जो ब्लैक वायर से है वो करंट जाता है। किसी भी डिवाइस, अगर ये वॉशिंग मशीन है, इस पे करंट आएगा और ब्लैक वायर से करंट जाएगा। करंट की एफिशिएंसी तभी तक है जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना मिले। मतलब करंट किसी को कब लगेगा, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। वोल्टेज, मतलब अब ये कैसे बात कर रहे हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मतलब क्या? करंट की एफिशिएंसी तभी तक है जब उसे एंटर करने और एग्जिट करने का रास्ता मिले। मनी हाइस्ट वगैरह देखा है आपने? चोर हमेशा चोरी करने के लिए एंट्री का प्लान कभी नहीं बनाते, एग्जिट का प्लान बनाते हैं कि भाई घुस तो जाएंगे, निकलेंगे कैसे वहां से, ठीक है। आप एंट्री कर गए, घुस तो गए हो कहीं पे चोरी करने, बैंक में आप चोरी करने घुस तो गए, एग्जिट का प्लान ही नहीं, तो क्या मतलब एफिशिएंसी आपकी जीरो हो गई कि सुबह आके पुलिस वाले पकड़ ले गए। बात समझ में आई क्या? तो हमेशा ही करंट की एफिशिएंसी तभी तक है बेटा जब उसे अंदर जाने का और बाहर आने का दोनों रास्ता हो। जब तक उसे एग्जिट रास्ता नहीं मिलेगा करंट कभी एक्ट करेगा ही नहीं। अब आपने बोला सर ये कैसे पता आपको? मैंने बोला आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा है? इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आते हैं, एक स्टूल मंगाएंगे, उस स्टूल के ऊपर चप्पल पहन के खड़े हो जाएंगे और इस लाइव वायर, लाल वाली तार को ना अपने दांत से छीलने लगते हैं। हम लोगों को लाइव वायर टच करने में बेटा मौत आ जाती कि टच कर लेंगे तो करंट न लग जाए, वो ना हो जाए, बट वो लोग क्या करते हैं, आते हैं सीधे लाइव वायर छीलते हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूर बोलते हैं कि बेटा मैं अगर इसके ऊपर खड़ा हूं ना, अगर मैं इसके, अरे गलत ही डायग्राम बन रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रीशियन स्टूल के ऊपर चप्पल पहन के खड़ा है तो एक चीज जरूर आपको वार्न करता है कि बेटा मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूं अपने मतलब हाथ से दांत से ही वो बनाने लगता है, 2 मिनट बना के चला जाता है, लेकिन आपको बोलता है कि बेटा मेरे से दूर रहना, मेरे को टच मत करना आप। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो तार लाइव वायर को अपने दांत से छील रहा है और आप आए और उस इलेक्ट्रीशियन को टच कर देंगे तो क्या होगा, आप बन जाएंगे मीडियम, और इलेक्ट्रीशियन के अंदर बॉडी में करंट एंटर तो किया है, एग्जिट करने का करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर। यहां से करंट, यहां तक तो करंट आया लेकिन इसके नीचे करंट जा ही नहीं पा रहा है, इंसुलेटर है, और आप आके टच कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आपको बहुत तगड़ा करंट लगेगा, ठीक है। तो करंट की एफिशिएंसी तभी तक है जब तक उसको आने का और वापस जाने का रास्ता मिले। क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा जो चिड़िया वगैरह होती हैं, अब डायग्राम की अपेक्षा मत करना बेटा, मेरे से अच्छा बना दूंगा,
ठीक है। ये अगर बर्ड है, आपने देखा होगा चिड़िया कोई भी वायर पे आके नॉर्मली बैठ जाती है, उनको कोई करंट नहीं लगता, एक जगह से जाएगा दूसरे। उसका भी एक और रीजन रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफर ही नहीं करता कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग हो, सिर्फ करंट आने का रास्ता है, जाने का रास्ता उसके पास उस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं रह पाता, सिर्फ लाइव वायर पे ये बैठती है। लेकिन कभी भी अगर ये लाइव वायर से अपना एक पैर उठा ले और गलती से कोई भी दूसरी वाली वायर पे गलती से अगर टच करा दे, तो उसी कंडीशन बहुत तगड़ा करंट इसे लगेगा, क्योंकि क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अलग अलग है। क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और तगड़ा अमाउंट में करंट लगेगा इस बर्ड को। एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे देखिएगा, आपने देखा है अगर कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है मेरे भाई, ठीक है, यहां से अगर वायर गई हुई है, एक वायर अगर इलेक्ट्रिक पोल से टूट के नीचे गिर गई जमीन में, और यहां पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो बोला जाता है कि ये एक पोटेंशियल का रेडियस बन जाता है, ऐसे करके ये करंट फैल चुका है, ठीक है, चारों तरफ। अगर आप मान लो यहाँ पे करंट, वायर नीचे गिर गई है, पूरे यहाँ पे पानी ही पानी था, करंट फैल गया है, बट मुझे अभी करंट नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि मैं दोनों पैर एक ही जगह पे रख के खड़ा हूं, मैं दोनों पैर एक ही जगह पे रख के खड़ा हूं। और अगर मेरे को यहाँ से जिंदा वापस जाना है, यहां से अगर निकलना है, तो अगर मैं गलती से एक पैर उठा करके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर मैं एक एक पैर उठा के जाऊंगा, तो 110% मेरे को करंट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, जब दूर जा रहे हो तो यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल अलग है। बात समझ में आई? अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो करंट लगेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का क्या मतलब है, एक जगह पे हाई पोटेंशियल होगा, एक जगह पे लो पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो चीजें कहां से कहां मूव करती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अगर यहां से जान बचा के निकलना भी है, केस स्टडी बनाई जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जंप करके जाना पड़ेगा, कूद कूद के आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों पैर एक साथ रखने पड़ेंगे ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, भयानक करंट लगेगा आपको। क्लियर? ओके, तो होप सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और इफिशियंसी आपको समझ में आई होगी बेटा। आइए बात करते हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक है पावर एंड इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है। पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। पावर क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। इसकी जो SI यूनिट होती है मेरे भाई, वो होती है वॉट और किलोवाट, ठीक है। किलोवाट का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट मींस 1000 वॉट, ठीक है। वॉट क्या होता है, पावर की SI यूनिट होती है। बात समझ में आ रही है? अब पावर मींस क्या होता है हमारे पास, पावर इन द सेंस, अगर मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, कि किस अमाउंट में, किस रेट में एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी को पावर बोलते हैं। और एनर्जी कंज्यूम मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ओवर टाइम, कि कितने टाइम के लिए, पावर इनटू टाइम इज नोन एज एनर्जी। कितना पावर कितने टाइम के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने टाइम के लिए यूज हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी कंजम्पशन बोलते हैं, एनर्जी कंजम्पशन बोलते हैं। और एनर्जी मींस व्हाट, पावर इनटू टाइम, ठीक है। इसकी अगर SI यूनिट की बात की जाए तो जूल होती है, या तो फिर किलोवाट आवर, जो कि प्रैक्टिकल यूनिट है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक बिल वगैरह पे करने के टाइम पे यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट्स में आप लोग आंसर दीजिए, जो भी बच्चा इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चीजों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, मतलब बहुत ही आप डेडिकेटेड हो बेटा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक बिल आता है हमारे, मैं सेकंड चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो हम जो पैसा पे करते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे MPV वालों को, तो एक्चुअल में पैसा हम किस चीज के लिए पे करते हैं? क्या वो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या वो हम लोगों के लिए बैटरी देते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं? एक्चुअली में वो लोग अपने को देते क्या है, हम लोग उसे पैसा पे ही क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आई क्या? वाई डू वी पे टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, और वाई डू वी पे फॉर द मनी बिल और द इलेक्ट्रिक बिल? हम किस चीज के लिए, किस वो एस्पेक्ट क्या है कि हम उसके लिए मतलब पैसा दे रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो बैटरी है, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो वायर है, या हम लोग फ्री में ही ऐसे पैसे दिए पड़े? एक्चुअल में वो लोग अपने को प्रोवाइड क्या करते हैं, क्या ऐसा देते हैं कि हम लोग उसमें पैसा दिए पड़े हैं उन लोगों को? बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी समझा जा सकता है कि आप लोग स्कूल आते हो, तो स्कूल में एक्चुअल में पैसा
मम्मी पापा देते किस चीज के लिए हैं, ठीक है। आपने बोलोगे सर पढ़ाई के लिए, मैं बोला पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर सोर्स के लिए, सोर्स तो आपके हाथ में बुक है। मैं बुक से ज्यादा थोड़ी जानता हूँ, माने मैंने बुक पढ़ी हुई है, बट अगर इंटरनेट और बाकी सारी चीज देखी जाए तो इंटरनेट और बाकी सारी चीजें, हम जितने भी टीचर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबसे जानकार कौन है? बुक्स है, नेट है, विकिपीडिया है, नॉलेज तो वहां भरी पड़ी है। तो आप हमारे पास ही क्यों आए हो? क्या रीजन है? तो मम्मी पापा जो पैसा दे रहे हो देख किस बात के लिए? दो चीज, पहली चीज डिसिप्लिन, दूसरी चीज ये सारी बुक्स जो है उनका जो समरी है, समराइज्ड वर्जन है। मैं यहाँ पे आके खड़े होकर क्या कर रहा हूँ? बुक पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, बुक आप घर में रीड कर सकते हो। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे खड़े होकर के आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो बुक में लिखा हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स वे को एक सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करके आपके सामने रख रहा हूं और चीजें आपको बता पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीजों को देख के आया हूं, मैं एज अ गाइड वर्क कर रहा हूं। बस मेरा काम इतना है कि ये रास्ते पे पहले मैं चल चुका हूं और आपको यही बता रहा हूं कि यहां यहां पे गड्ढे हैं बेटा, ध्यान से चलना। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक बिल वाली जितनी भी कंपनियां हैं, हम उनको बिल एक्चुअल में पे करते क्यों हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा सेकंड लेक्चर में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उसमें बताने वाला हूं। होप सो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन और पावर समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान पता है क्या रखना है मेरे भाई? पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले, कौन कौन से? पावर इक्वल टू वी आई है ना। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से वी को मैं और क्या लिख सकता हूं? तो आपने बोला सर ओम्स लॉ के हिसाब से वी इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मैं V की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो पावर का जो फॉर्मूला बन जाता है मेरे भाई, वो बन जाता है आई स्क्वायर आर। अब दूसरी बात, अगर आपने बोला सर अगर यहां पे I की वैल्यू पुट कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा? मैंने बोला अगर पावर यहां पे मैं I की वैल्यू उठा के पुट कर दूं तो I इज इक्वल टू होता है V बाय आर, I इज इक्वल टू होता है V बाय आर। मैं यहां पे पुट करना चाहूं तो आंसर बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो पावर के बेटा हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये क्लियर। अब पावर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक दो मैं बेसिकली एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उसी से मैं एक फॉर्मूले से चीजों को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पावर इक्वल टू वी आई होता है मेरे भाई, और पावर के दो और फॉर्मूले हैं, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। मैंने बोला जब भी कभी क्वेश्चन में आपके पास नेट पोटेंशियल या आई नेट गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, नंबर वन, ठीक है। अगर कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर वगैरह निकालने की बात आ जाए, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप बोलोगे सर सीरीज कॉम्बिनेशन में वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? वी डिफर कर जाता है मेरे भाई, इसलिए नहीं यूज करेंगे। और कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेललोग्राम लिख रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस आ जाए तो हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपके पास ऐसे निकल के आएगा मेरे भाई, जैसे एक बहुत इन जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन निकल के आया कि हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका गिवन है 30, पोटेंशियल डिफरेंस आपका गिवन है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट गिवन है, और आपके पास नेट आई नेट जो करंट गिवन है मेरे भाई, वो आपके पास गिवन है 3 एम्पियर गिवन है, ठीक है। और पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की जो हमारे पास, अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, मैं एम्पियर करंट ले लेता हूं, आपको 300 एम्पियर ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं 30 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक। आपके पास पूछा गया क्वेश्चन में पावर बताइए, और अगर बिल 2 रुपए यूनिट है, हम लोग के यहाँ तो 8-10 रुपए यूनिट आता है, 2 रुपए यूनिट अगर बिल आ रहा है तो इस पर्टिकुलर कंजम्पशन में अगर एक कोई भी हमारे पास एसी है या कोई मतलब एक कोई भी बैटरी है जिसमें इतना वोल्टेज और इतना एम्पियर का करंट यूज में आता है, ठीक है, तो मुझे बताइए अगर ये एक कोई डिवाइस है, सो एंड सो डिवाइस है, ये डिवाइस हमारे पास 3 घंटे के लिए चलता है, कितने? 3 घंटे के लिए चलता है, तो मुझे बताइए कितना यूनिट बिल आ जाएगा, कितना यूनिट बिल आपको पे करना पड़ेगा अगर ये 3 घंटे के लिए डिवाइस चलता है। तो आपका इन जनरल क्वेश्चन होगा सर अगर 3 घंटे के लिए डिवाइस चलता है, आइए पहले पावर निकालते हैं। तो पावर के लिए
गुरुजी आपने बताया था कि अगर कभी भी वी नेट आई नेट गिवन हो तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देना, सीरीज कॉम्बिनेशन हो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो ये वाला फॉर्मूला। पावर के लिए ही बस फॉर्मूला डिफरेंट है बस। मतलब अगर एक भी मैं आपको बता रहा हूं तो आप इन दोनों ही कंडीशंस के लिए लगा सकते हो। जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सारे प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो बताना। फिर पावर के लिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं v इंटू आई बोलूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे भाई क्या, 3 3 9 ट्रिपल लड्डू वॉट। बात समझ में आई क्या? कितने आ गया? 9000 वॉट। और अपने को पता है कि जो एनर्जी के लिए हमने अभी पढ़ा था, एनर्जी के लिए जो हमारे पास यूनिट होती है, एनर्जी के लिए जो यूनिट होती है वो या तो जूल में होती है या तो किलोवाट आवर में होती है। तो अगर ये यूनिट वाला जो हमको निकालना है पर रुपए यूनिट, ये पता है किसके लिए? पर रुपए यूनिट वॉट के लिए कभी नहीं आता, किसके लिए आता है? किलोवाट आवर के लिए निकलता है। ये पर रुपए यूनिट का जो पैसा निकलता है वो किलोवाट आवर के लिए ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप बोलोगे सर पावर हमारे पास इतना है और टाइम हमारे पास क्या है? एनर्जी अगर आपको निकालना है तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर की वैल्यू है हमारे पास 9000 वॉट इनटू टाइम है हमारे पास 3 आवर। तो हमारे पास आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं 27 किलोवाट आवर हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1000 वॉट इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 9 3 27 हो गया, 27 किलोवाट आवर। 27 किलोवाट आवर मतलब क्या? 27 यूनिट कितना चला है? ये 77 यूनिट बिल बनाया है। और 20 पर यूनिट के लिए कितना पैसा देना है? 2 रुपए देना है। तो 27 यूनिट के लिए कितना देना पड़ेगा? इंटू 2 कर देंगे। बात समझ में आई क्या? 54 रुपीस, 54 रुपए देना है। क्लियर? तो अब आपने बोला सर इससे किस लेवल के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? मैंने बोला सिर्फ आपको ध्यान रखना है पावर निकालना। एक बार आपने पावर निकाल लिया, अगर वी नेट आई नेट दिया है पहला फॉर्मूला उठाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये फॉर्मूला लगाइए पावर के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये फॉर्मूला लगाइए, रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। और कभी भी जैसे पावर आपने निकाल लिया ना, पावर हमेशा निकल के आएगा वॉट में, इस वॉट को किस में बदलना है आपको? किलोवाट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, और जो भी टाइम गिवन है उस टाइम से इनटू करके आप यूनिट निकाल देंगे, और यूनिट के लिए आपको पहले से गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि इतने रुपए पैसा, इतने रुपए पैसा। तो अब एग्जामिनर आपके साथ किस किस कंडीशन में खेल सकता है उसको ध्यान रखिए। एग्जामिनर आपको इसको किस में दे देगा भाई? इसको दे दे, मान लीजिए सेकंड में दे दे, या इसको दे दे मिनट में दे दे। यूनिट में खेल सकता है एग्जामिनर, या तो इन तीनों चीजों में। अगर अभी वी नेट आई नेट पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये फॉर्मूला लगाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये फॉर्मूला लगाइए। पावर आपने एक बार निकाल ली, पावर वॉट में निकलती है, उस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है आपको। एक बार आपने पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया तो किलोवाट आवर को यूनिट बोला जाता है। अगर ये हमारे पास मिनट में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा मेरे भाई? आवर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो आपने एक बार किलोवाट आवर निकाल दिया ना, तो वही क्या होता है हमारे पास? एनर्जी कंजम्पशन होता है। और यही एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास? किलोवाट आवर, और जिसको हम बोलते हैं 77 यूनिट। और यही यूनिट के लिए पैसा आपको गिवन होगा, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए। उसके लिए आपको 1 सेकंड में आंसर फिर निकाल देना है। तो होप सो लेक्चर आपको यहां तक समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही चीजों को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक में किस में, नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक में चाहते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।